हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर की हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर जो हमारी विषय सूची है यानी जो हमारा सिलेबस है इसका वो क्या है। सबसे पहली जो यूनिट है हमारी उसके अंदर हमें देखना है भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद का महत्व। सेकंड है हमारा फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड चैप्टर है अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद के उपकरण, कोश ग्रंथ, अनुवाद की प्रक्रिया। सेकंड यूनिट है हमारी प्रयुक्ति की अवधारणा, विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। सेकंड इसी का चैप्टर है हमारा विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्याएं के बारे में हम बात करेंगे। इसमें विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं। थर्ड यूनिट जो है हमारी उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा सृजनात्मक साहित्य, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी साहित्य, सामाजिक विज्ञान। फोर्थ यूनिट में हमारा है जनसंचार और प्रशासनिक अनुवाद। तो इस तरीके से हमारी पूरी यूनिट है। टोटल हमारे इसके अंदर 4 यूनिट है और 4 यूनिट के अंदर हमारे कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाया गया है। इस सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषाई परिदृश्य और अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। इसी के अथवा में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है भारत के भाषाई परिदृश्य में अनुवाद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगर एग्जाम के अंदर आपसे चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अब जो मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ आपको वही एग्जाम के अंदर लिख के आना है। सबसे पहले जो हमारा अनुवाद है इस वर्ड को समझते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा आखिर अनुवाद का मतलब क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। सिंपल हम अगर एक वर्ड में कहें, अनुवाद का सिंपल मतलब होता है ट्रांसलेट। जब हम किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा के अंदर जब उसको बदलते हैं या उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनुवाद। और जो उसको ट्रांसलेट करता है उसको हम अनुवादक कहते हैं। अब ये आंसर के अंदर जो हमारे ये दोनों वर्ड आएंगे, अनुवाद या अनुवादक, तो आप समझ जाना अनुवादक जो होगा वो हमारा कौन होगा, ट्रांसलेट करने वाला। और जो अनुवाद है यानी वो क्या है, उसका अनुवाद हो रहा है, यानी एक भाषा का दूसरी भाषा के अंदर परिवर्तन हो रहा है या उसको चेंज करा जा रहा है। जैसे हिंदी को जब ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में तो वो क्या हो रहा है, अनुवाद, यानी उसका ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी भाषा का, या इंग्लिश से या हिंदी में कर लो तो वो हो गया हमारा अनुवाद। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर की बात करें तो जब आप कोई भी आंसर जब स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आखिर जो हमारा अनुवाद क्या है या उसका महत्व क्या है, इससे रिलेटेड जो आपको थोड़ी बहुत बातें पता है उसको आपको क्या कर देना है, छोटा सा आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। देन जो आपसे क्वेश्चन में मेन बात जो पूछी गई है कि आखिर अर्थ क्या है, फिर सिंपल आपको उसका एक हेडिंग बनानी है, फिर उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करना है। अगर हम परिचय की बात करें तो सिंपल यहाँ पे हमने परिचय में आपको बता रखा है जो अनुवाद है उसका जो महत्व है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आज आप बात करो जो हमारा जो विश्व है वो वैश्वीकरण का विश्व है, क्योंकि सभी की जो संस्कृति है वो एक दूसरे से जुड़ गई है। विश्व की जो संस्कृति है वो सभी विश्व से एक दूसरे से जुड़ चुकी है। किसी का कल्चर हम अपना रहे हैं, हमारा कल्चर कोई और अपना रहा है। ये सारी चीजें वो किसके वजह से हो पाई है, अनुवाद के वजह से हो पाई है। अगर हम उनकी संस्कृति को नहीं जान पाते तो हम उसके कल्चर को भी नहीं अपना पाते। तो हमने उनकी सारी संस्कृति या उनके कल्चर को कैसे सीखा है, उनके द्वारा जो भी साहित्य वगैरह लिखे जाते थे या जो भी उनकी मूवीज वगैरह बनती थी, जब उनको ट्रांसलेट किया जाता है या उसको डब किया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है, तो उससे हमें यानी भारत में ये सारी चीजें पता चली पश्चिमी सभ्यता को। तो क्या हो गया, निरंतर वो सारी चीजें हम कह सकते हैं बढ़ती ही जा रही है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। एक भाषा से दूसरी भाषा में साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से हम कह सकते हैं अंग्रेजी में अनुवाद को जो कार्य है वो व्यापक पैमाने पर हो रहा है, यानी बहुत बड़े स्तर पर जो है अनुवाद हो रहा है हर चीज के अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम अनुवाद के अर्थ की बात करें तो अर्थ जैसे मैंने आपको बताया वो भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा जो हमारा अनुवाद जो ये शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो हमारा अनुवाद है वो संस्कृत का जो तत्सम शब्द है वहां से लिया गया है। उसका मतलब ही हमारा क्या होता है, पूर्ण कथन। पूर्ण का मतलब क्या होता है, दोबारा से कथन। यानी जब इंग्लिश से जब हिंदी में जब किसी भी साहित्य या कला को बदला जाएगा तो उसको दोबारा से लिखा जाएगा हिंदी के अंदर, या हिंदी से इंग्लिश में लिखा जाएगा, यानी उसको पूरे कथन को दोबारा से रिपीट करा जा रहा है, उसको लिखा जा रहा है।
सिंपल यहाँ पर हमारा जो अनु है उसका अर्थ क्या होता है, बाद में, तथा जो हमारा वाद है उसका अर्थ होता है हमारा बोलना, यानी बाद में बोलना, या हम कह सकते हैं पूर्ण कथन, यानी दोबारा से उसको बोलना, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। और जो हमारे ये अनुवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, जिसको हम ट्रांसलेट भी कहते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ हमारा क्या होता है, एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में जब व्यक्त करते हैं या उसको बताते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से यथार्थ होना चाहिए, यानी बिल्कुल पहले जैसा। यानी ऐसा नहीं कर सकते हम कि जो अगर हिंदी में जो शब्द यूज हुए हैं उसका बिल्कुल उल्टा ही हम इंग्लिश में लिख देंगे, वो जो पूरा ट्रांसलेशन है वो पूरे तरीके से बेकार हो जाएगा। अनुवाद बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल पहले जैसा होना चाहिए, यानी यथार्थ होना चाहिए, सही और सच्चा होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। अब अगर हम बात करें अनुवाद जो हमारा ये शब्द है उस पर जो विचार दिए गए हैं थिंकर के द्वारा वो क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें A.H. स्मिथ के अनुसार क्या कहा गया है, अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अनुवाद करना। ये अनुवाद से रिलेटेड क्या अपने विचार देते हैं, कहते हैं कि जो पुरानी जो भाषा है, पुरानी भाषा मतलब जो हमारी मूल भाषा है जिसको ट्रांसलेट किया जा रहा है उसके अर्थ को जो है बरकरार रखते हुए जब दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाता है वही हमारी क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी क्या कहते हैं, एक भाषा के व्यक्त विचारों को यथा का मतलब क्या होता है, उसी अर्थ में, उसी पहले जैसा ही बिल्कुल सच्चा, संभव, सहज और समान अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही क्या कहलाता है, हमारा अनुवाद कहलाता है। तो आप इस तरीके से अगर किसी थिंकर्स के व्यूज भी लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। अब हम सिंपल यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा अनुवाद है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, यानी जब किसी भी एक मूल पाठ को दूसरी भाषा में जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है अध्ययन। अध्ययन यानी उसको पढ़ना, यानी बिल्कुल उसको ध्यान पूर्वक तरीके से पहले उसका अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है कि आखिर इस पूरे जो विषय है या जो भी जिसको ट्रांसलेट करना है उसके अंदर क्या बात हो रही है, किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। पढ़ते समय अनुवादक यानी जो ट्रांसलेट कर रहा है मूल पाठ की वस्तु, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य आदि को समझने का प्रयत्न करता है। जो अनुवादक है जो ट्रांसलेशन कर रहा है वो क्या करेगा, जो मूल पाठ है उसको पढ़ रहा है, उसकी प्रकृति वगैरह, आखिर उसका उद्देश्य क्या है इसको लिखने का, ये सारी चीजें उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या है समझनी पड़ेगी। यही सारी चीजें वो पहले प्रोसेस में करता है। विचारों के साथ भावों का भी सामंजस्य होता है। जो लेखक है यानी जिसने मूल पाठ को लिखा है उसके अलग अलग विचार रहे होंगे उसको लिखने के लिए, उसके भाव रहे होंगे, तो इसलिए जो अनुवादक है जो मूल पाठ का क्या कर रहा है, अनुवाद कर रहा है, उसको उस लेखक के विचार, उसके भाव, इन दोनों ही चीजों का आप कह सकते हो बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो हम कह सकते हैं अनुवादक के लिए गंभीरता से सारी चीजों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर दो संभावनाएं निकल कर आती हैं। पहली संभावना आप कह सकते हो ये निकल कर आती है कि जो अर्थ है, जो मूल पाठ का जो अर्थ है वो उतना अच्छी तरीके से ना निकल कर आ पाए जितना जो पहले वाला जो आप कह सकते हो रचनाकार है या जो लेखक है उसने दिया है। यानी जैसे तुलसीदास जी ने अपनी कोई रचना लिखी और उस रचना को कोई और जो है इंग्लिश का पोइट है जो क्या है उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो उसको अच्छी तरीके से ना बता पाए उसके अर्थ को, लेकिन और ये भी संभव है कि वो उससे भी बेहतर अर्थ को ढूंढ निकाले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों चांसेस रहते हैं जब कभी भी ट्रांसलेशन किया जाता है। अब सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा पाठ विश्लेषण। विश्लेषण के अंदर क्या करना होता है, जो पाठ है, जो मूल पाठ है जिसका ट्रांसलेशन हो रहा है उसके अंदर अनुवादक को पूरी प्रक्रिया को तय करना होता है कि आखिर अब उसको क्या क्या करना है। उसने सबसे पहले प्रोसेस में ये पढ़ा कि जिसका उसको ट्रांसलेट करना है, उसने मूल पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके भाव, उसका अर्थ वगैरह हर चीज को उसने अच्छी तरीके से समझ लिया, आप कह सकते हो पहली चीज में, यानी पहले प्रोसेस में जब उसने अध्ययन करा। दूसरे प्रोसेस में वो क्या करेगा, उस पाठ का वो तय करेगा कि अब उसको आगे की प्रक्रिया किस तरीके की रखनी है। सबसे पहले वो ये तय करेगा कि आखिर जब वो ट्रांसलेशन कर रहा है जैसे हिंदी से किसी और भाषा में, तो वो कौन सी भाषा होनी चाहिए। सबसे पहले उसको उस भाषा को आप कह सकते हो उसको चूज करना होगा कि वो हिंदी से इंग्लिश में करेगा या हिंदी से किसी और अन्य भाषा में करेगा, अरबी में करेगा, किस में करेगा। तो जो अनुवादक है उसको पहले ये तय करना होगा कि अब उसको किस भाषा के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है, किसके लिए करना है, उसके ग्राहक कौन है, यानी अगर वो ट्रांसलेट करेगा तो उसको पढ़ने वाले कौन लोग होंगे, तो उसी के अनुसार उसको भाषा भी तय करनी होगी। यदि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि अनुवादक शेक्सपियर का अनुवाद कर रहे हैं या फिर कालिदास की किसी रचना का अनुवाद कर रहे हैं तो उसकी भाषा क्या होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो शेक्सपियर है आप कह सकते हो इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट रहे हैं, उसी तरीके से कालिदास जो है भारत के बहुत बड़े पोइट माने जाते हैं। इनके द्वारा जो भी रचनाएं करी गई हैं, जो भी चीजें लिखी गई हैं, अब उसका जब अनुवाद करा जाएगा तो कौन सी भाषा में किया जाएगा वो
अनुवादक को पहले ही सोचना पड़ेगा। अगर शेक्सपियर की किसी भी पोइट्री को अगर वो कोई भी जो है अनुवादक जब चेंज कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो क्या वो हिंदी में कर रहा है या किसी अन्य और भाषा में कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसको आप कह सकते हो सेकंड प्रोसेस में ही ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, भाषांतरण। भाषांतरण में क्या करना होता है, अनुवादक मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा, अब लक्ष्य भाषा कौन सी होती है, जिसके अंदर ट्रांसलेट होगा। जैसे हमारी ये हिंदी क्या हो गई, मूल भाषा हो गई। अगर हिंदी से किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है तो हिंदी हमारी मूल भाषा हो गई और इंग्लिश हमारी क्या हो गई, लक्ष्य भाषा हो गई। यानी इसके जितने भी साहित्य वगैरह है, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो हिंदी हमारी मूल भाषा कहलाएगी और इंग्लिश हमारी लक्ष्य भाषा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। अनुवादक मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में आंतरित यानी अनुवाद करते हैं। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर सेकंड प्रोसेस में उन्होंने क्या कर लिया, भाषा को तय कर लिया। अब उन्होंने जब भाषा तय कर लिया तब उनको पता चल गया कि वो क्या कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम एक लेते ही वो चलते हैं इस चीज को कि वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट को शुरू कर देंगे करना। अनुवादक तय रणनीतियों के अनुसार जो भी उसने सारी चीजें सोची हैं उसके अनुसार ही क्या करता है, भाषांतरण करता है यानी उसको ट्रांसलेट करता है। इस प्रक्रिया के तहत सही भाषा का चयन, सही वाक्य रचना, भाषा का अपना मुहावरा, कथ्य के साथ न्याय आदि के जितने भी पहलू होते हैं उन सभी बिंदुओं को आप कह सकते हो ध्यान रखना होता है। अगर वो हिंदी की किसी भी साहित्य को ट्रांसलेट कर रहा है तो उसकी भाषा वगैरह, उसकी रचना उसको पहले अच्छी तरीके से उसने समझ लिया है। मुहावरे वगैरह अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है तो इंग्लिश में किस तरीके के वो यूज करेगा, ये सारी चीजें उसको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जो अनुवादक होगा आप कह सकते हो वो द्विभाषी वाला होना चाहिए, यानी उसको दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वरना उसको कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अनुवादक भाषा, प्रतीकों, संवेदनाओं, अर्थ आदि के सही प्रयोग की समस्याओं से जूझते रहते हैं। अगर उसको ये सारी भाषाएं आती भी है दोनों, फिर भी उसको इन सारी चीजें आप कह सकते हो भाषा, प्रतीक जो होते हैं या संवेदनाएं जो होती हैं, एक मूल पाठक के जो रचनाकार है उसकी, उन सारी चीजों को समझने में जो है बहुत ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन उसको ट्रांसलेट वो कर लेता है। अब फोर्थ जो हमारा प्रोसेस है वो है क्या है, हमारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होता है, अनुवादक स्रोत भाषा की वाक्य संरचना, अर्थ, शब्द संगति आदि को क्या करता है, लक्ष्य भाषा के पाठ में रख कर तो देखते हैं, साथ ही वो क्या करते हैं, दोनों भाषाओं की संस्कृतियों के साथ न्याय हो पाया है या नहीं ये भी देखते हैं। जो अनुवादक है वो क्या करता है, स्रोत भाषा यानी जो हमारी मूल भाषा है उसको, उसकी जितनी भी वाक्य रचना है, जो भी अर्थ वगैरह है जिसको उसने जिस भाषा में ट्रांसलेट करा है, जैसे हिंदी से उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, तो क्या करेगा, लक्ष्य भाषा और जो हमारी मूल भाषा है स्रोत भाषा, उन दोनों को देखेगा कि उसकी वाक्य रचना सारी चीजें जो है सेम है या नहीं है, दोनों भाषाओं की जो संस्कृतियां हैं उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो हमारा है तुलनात्मक विश्लेषण पाठ, यानी अब वो तुलना करेगा किसकी, जो मूल पाठ है और जो लक्ष्य आप कह सकते हो भाषा है जिसमें उसने जिस भाषा में उसको ट्रांसलेट करा है, उन दोनों की आप कह सकते हो तुलना करेगा। साहित्य के अनुवाद का अंतिम तथा सबसे कठिन चरण इसको माना जाता है। दोनों पाठों को क्या करा जाता है, आमने सामने रखकर केवल भाषिक और पाठगत आधार पर उसकी तुलना करी जाती है कि आखिर उसकी भाषा जिस तरीके से उसको पढ़ा जाएगा क्या वो सही तरीके से ट्रांसलेट हुआ है या नहीं हुआ है, या उसके अंदर कोई सुधार करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो है इस प्रक्रिया के अंदर देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं ये अंतिम और सबसे कठिन चरण माना जाता है। अगर उसने अच्छा ट्रांसलेट कर लिया है तो वो ज्यादा फेमस हो जाएगी, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे उस ट्रांसलेशन को। लेकिन अगर वो उस तरीके से नहीं उस चीज को निखार पाया है, जो चीज हिंदी में बताई गई थी उस चीज को अगर वो इंग्लिश में उस तरीके से नहीं बता पाया है, तो वो जो अनुवाद हुआ है वो उसको सही नहीं माना जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। अब बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो हमारा क्या है, अनुवाद का जो महत्व है वो क्या है। अनुवाद के महत्व की बात करते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट बता रखा है विश्व संस्कृति में अनुवाद का महत्व। जो हमारी पूरी दुनिया है, हर जगह की जो संस्कृति है वो बहुत अलग अलग है। अगर आप भारत की ही बात करो तो भारत में भी बहुत ज्यादा संस्कृतियां, सबका कल्चर जो है वो अलग अलग है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में तो बहुत ही अलग अलग संस्कृतियां हैं। लेकिन जो अनुवाद है विश्व की संस्कृति में उसका जो महत्व वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो आज का जो हमारा समय है वो वैश्वीकरण का युग चल रहा है। इस समय में क्या है, सभी विश्व की जो संस्कृतियां वो एक साथ जुड़ चुकी हैं, एक दूसरे से जुड़ गई हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बता सकते हैं। ये सारी चीजें क्यों हो पाई है? क्योंकि हमें उनकी भाषा आती है और उन्हें हमारी भाषा होती है। यानी ट्रांसलेट जो किया गया है, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि अनुवाद ने इंपॉर्टेंट रोल इस बीच में निभाया है। सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में अनुवाद की जो विशेष जो पूरी भूमिका रही है, जो उसने जो रोल किया है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जो एशिया में अनुवाद के ही कारण हो पाया है। भारत से एशिया के जो और भी देश है उन
जगहों पर क्या हुआ है, अनुवाद के कारण ही इस पूरे आप कह सकते हो धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ है। चाइना में आप देख सकते हो ज्यादातर लोगों का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तो क्यों हो पाया है, वो अनुवाद के कारण ही हो पाया है। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की जो संस्कृति है वो आमने सामने आ जाती है। जो संस्कृति है वो एकदम आमने सामने आ जाती है। उस वहाँ की जो विरासत है, संस्कृति है, कैसा वहाँ का कल्चर है, ये सारी चीजें वो अनुवाद के कारण ही पता चलती है। यानी हम कह सकते हैं विश्व की जो संस्कृति है उसके अंदर अनुवाद की जो है अहम भूमिका रही है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। साहित्य के क्षेत्र में कैसा रहा है हमारा अनुवाद का महत्व। अगर एक साहित्य को अगर हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, अब उसको ट्रांसलेट कर और जगहों पर भी बताया जा रहा है, तो वो साहित्य जो है और लोगों को पता चल रहा है, उस साहित्य का इंपॉर्टेंस और उस कल्चर के बारे में भी पता चल रहा है। तो उस जगह पर भी जो हम कह सकते हैं अनुवाद एक अहम भूमिका निभाता है। साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिर्फ वो उससे भाषा का ही नहीं पता चलता, बल्कि क्या होता है, साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि भाषा के विकास में भी इसका आप कह सकते हो योगदान को हम नकार नहीं सकते। जब साहित्य को ट्रांसलेट किया जाता है तो उससे सिर्फ साहित्य के बारे में ही नहीं पता चलता, बल्कि क्या होता है, भाषा का भी जो है वो विकास होता है। एक भाषा का दूसरी भाषा के अंदर आप कह सकते हो ट्रांसलेट हो रहा है, तो उस भाषा का विकास हो रहा है, तो उस चीज को भी हम नकार नहीं सकते। विश्व के जो अलग अलग जितने भी साहित्य हैं उनको क्या है आप कह सकते हो परस्पर आदान प्रदान करने का मौका मिलता है, और उससे क्या होता है जो वर्ड वगैरह है वो एक्सचेंज होते हैं। तो हम कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा आप कह सकते हो योगदान रहता है। अनुवाद एक अहम भूमिका निभाता है इस चीज में भी। अब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर अनुवाद के महत्व की बात करें तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा आप कह सकते हो रोल रहा है। अनुवाद से मिलने वाले ज्ञान जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, जब एक व्यक्ति को मिलता है वो ज्ञान, तो क्या करता है वो एक देश की सीमा से निकालकर उस मनुष्य को दूसरे देश की सीमा तक पहुंचाया जाता है। जैसे अगर हम अपनी ही बात एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना, तो जैसे आजकल हॉलीवुड जो मूवी है उनको देखना जो है काफी सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर उनको हिंदी में जब डब कर दिया जाता है तो उससे हम ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है उसके कल्चर को भी हम जान पाते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ भारत की संस्कृति तक सीमित नहीं रह जाते हैं, हमें और भी संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, और भी कल्चर, उनकी भाषा, उनके खान पान, इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मनुष्य है, अनुवाद के बाद जो ज्ञान मिलता है एक मनुष्य से, तो वो मनुष्य क्या हो जाता है, एक देश की जो सीमा है उससे निकलकर बाहर पहुंच जाता है, यानी दूसरे देश की सीमा तक वो पहुंच जाता है। संस्कृति और यूनानी साहित्य, कला और दर्शन के प्रचार प्रसार का श्रेय अनुवाद को ही जाता है। यानी जो संस्कृत हो गया हमारा, जितने भी यूनानी साहित्य होते हैं या कला वगैरह होता है, जब उनका अनुवाद किया जाता है फिर उससे के बाद क्या होता है उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, उस साहित्य को और जगहों पे पढ़ा जाता है, उसकी कला को पहचाना जाता है, तो लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो अनुवाद है हमारा एक अहम भूमिका इस चीज में निभाता है। और जो अलग अलग देशों के अंदर नए नए आविष्कार वगैरह होते हैं, तो उन सारे आविष्कारों को जानना, अपने आप को उस चीज से जोड़ कर रखना, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं अनुवाद के कारण ही हो पाता है। अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें वो है हमारा व्यापारिक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। अनुवाद देश विदेश में जो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी रहा है। जैसे इंडिया के जितने भी व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर वो इंडिया से अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में जाकर उस चीज को बेच रहे हैं, तो उनको वहाँ के कल्चर, उनकी भाषा के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके के हमें भाषा का प्रयोग करना है। तो उसको उस चीज में ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उसके गुणों के बारे में बताएं। उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट की जो बिक्री होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सरल हो जाएगी। किसके कारण? अनुवाद के कारण हो जाएगी। अनुवाद जो है आप कह सकते हो बहुत बड़ा सहारा देता है व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, अगर अपने देश से वो दूसरे देश में जाकर उसको बेचना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ के कल्चर, वहाँ की भाषा के अनुसार ही उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने दिखाना होगा, आम जनता को। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यापारिक या वाणिज्य क्षेत्र में भी अनुवाद ने एक अहम भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं हम मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अनुवाद का क्या महत्व रहा है। ये तो हम सभी बता सकते हैं कि जैसे अगर आप बात करो इंडिया के अंदर जो है कई सारी भाषाओं को बोला जाता है। अगर आप साउथ साइड की जो मूवी है, पहले लोग इतना देखना नहीं पसंद करते थे, लेकिन जब अब उसको हिंदी में डब करा जाता है, अब लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो हमारी बाहुबली मूवी हो गई, KGF मूवी हो गई, ये सारी मूवी जो है विश्व भर में जानी जाती है। बहुत बड़े लेवल पे ये आप कह सकते हो उन्होंने अपनी जो प्रसिद्धि है उसको प्राप्त करा है। वो क्यों हो पाया है? अनुवाद के कारण हो पाया है। उसको ट्रांसलेट किया गया है, उसको डब किया गया है। मूवी को डब किया जाता है तो वो और ज्यादा फेमस हो जाती है। चाहे हॉलीवुड की कोई मूवी को जब हिंदी में डब किया जाता है तो वहाँ के लोग भी पसंद करते हैं और उस जगह के लोग भी पसंद करते हैं। दोनों जगह के जब लोग पसंद करते हैं तो मूवी जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। जो कल्चर है उसका भी आदान प्रदान होता है, हम कह सकते हैं। इसी के चलते अनुवाद को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने क्या करा, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का एक गठन किया, जिसके तहत वो क्या करेंगे, ट्रांसलेट को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। मीडिया के भी
क्षेत्र में आप देख सकते हो कि जो अनुवाद है उसकी एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसको हिंदी, इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है उन सभी भाषाओं के अंदर जो है प्रिंट किया जाता है, ताकि लोगों तक जो जानकारी है, जो सूचना है, वो लोगों तक पहुंच सके। फिल्मों की भी जो आप डबिंग होती है वो मैंने आपको बता ही दिया कि चाहे वो आपकी हॉलीवुड मूवी की डबिंग हो, चाहे आपकी इंडियन मूवी की डबिंग हो, ये सारी चीजें जो है डब करके जो लोगों के सामने दिखाई जाती हैं उसको लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा निष्कर्ष एक पॉइंट डाला गया है। एंड में आपको निष्कर्ष लिखना है, इसके अंदर सिंपल आप बता सकते हो कि अनुवाद जो है हमारा आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण क्या है, हमारी फिल्में वगैरह जो है बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हम दूसरे कल्चर को जान पाते हैं, हमारा कल्चर जो है विश्व भर में जाना जाता है। अनुवाद के कारण ही ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष में अपनी थॉट्स को लिख सकते हो। ये आपका पूरा आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुवाद के उपकरण से आप क्या समझते हैं? अनुवाद के प्रकार की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रक्रिया को समझा था अनुवाद के, अब इस क्वेश्चन में हमें इसके प्रकारों को बताना है। तो आखिर इसके कौन कौन से साधन है जिसके जरिए अनुवाद किया जा सकता है? किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसके क्या क्या साधन होते हैं? परिचय में अगर हम बताएं, अनुवाद के जो उपकरण है वो तकनीकी प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस लेवल की होती है, जो भी इसके अंदर सुधार वगैरह करने हैं वो सारी चीजें वो इजिली ट्रांसलेट कर देती है। टेक्नोलॉजी के पास इतनी क्षमता है कि वो उसको इजिली जो है ट्रांसलेट कर सकती है। सबसे पहले हम उपकरण का अर्थ जो है हमारा, उसकी एक हेडिंग बना के हम अनुवाद के अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं। अनुवाद के वे सभी साधन आते हैं जिनकी आवश्यकता अनुवाद में पड़ती है। अनुवाद का उपकरण का सिंपल मतलब हमारा ये होता है, अनुवाद करते समय जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, साधन जो होंगे हमारे, वही हमारे उपकरण कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण होता है हमारा किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो होता है हमारा शब्दकोश। सिंपल हम जिसको डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास डिक्शनरी नहीं होगी कि आखिर इस शब्द को उस भाषा के अंदर क्या कहा जाता है या उसके और भी कौन कौन से शब्द हैं, तो हम किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो शब्दकोश है, जो हमारी डिक्शनरी है, वो होना ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर पाएंगे। शब्दकोश के बिना अनुवादक अनुवाद कर ही नहीं सकता। कि अगर डिक्शनरी ही नहीं होगी, शब्दकोश ही नहीं होगा, तो जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेट करने वाला है, वो किसी भी विषय को ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? शब्दकोश की पड़ती है। शब्दकोश संबंधी जानकारी अनुवादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शब्दकोश के अंदर जो जो शब्द हैं उसको क्या क्या कहा जाता है, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, ये सारी चीजें वो शब्दकोश के जरिए ही समझ पाता है। यानी इसका जो ज्ञान है, इस सब की जो जानकारी है, एक अनुवादक के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, अनुवाद है, उसके कौन कौन से उपकरण है यानी यंत्र कौन कौन से हैं। जब कोई भी एक अनुवादक जब अनुवाद करता है, उसके पास कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से साधन जो है वो होने चाहिए। कुछ इस तरीके से डायग्राम में आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट में भी समझा सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि सारे ही पॉइंट याद करने पड़ेंगे इसके अंदर के, आप 4-5 पॉइंट भी हर एक टॉपिक का याद करके आप यहाँ पे बता सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे यंत्र यानी आप कह सकते हो उपकरण बता रखा है बौद्धिक, दूसरा बता रखा है आपको मशीनीकृत, तीसरा बता रखा है आपको भौतिक। बौद्धिक के अंदर क्या आएगा? जो एक अनुवादक के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले भाषा का ज्ञान, वो जिस भाषा को ट्रांसलेट कर रहा है उसको उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, और जिस भाषा में वो ट्रांसलेट कर रहा है उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी हिंदी, इंग्लिश, अदर कोई भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका भी उसको ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए, जब भी जाके वो उस चीज को ट्रांसलेट कर सकता है। विशेष गुण एवं प्रतिभा होनी चाहिए उसके पास, विषय का ज्ञान, जिस भी विषय को वो ट्रांसलेट कर रहा है उसको पहले वो अच्छी तरीके से समझ ले, उस विषय को, मतलब उस विषय के बारे में उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा खासा अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सहकर्मी होंगे जो उसकी हेल्प करेंगे, उसका एक पूरा समूह होना चाहिए। वो द्विभाषीय विश्लेषण और विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी उसके अंदर आप कह सकते हो एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। वो विश्लेषण कर सकता है उस चीज का, और अलग अलग भाषाओं की उसके पास जानकारी होनी चाहिए। बौद्धिक के अंदर यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट बता रखे हैं, वरना जो अनुवादक है वो किसी भी भाषा को ट्रांसलेट यानी अनुवाद नहीं कर पाएगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें मशीनीकृत, जैसे मशीन के अंदर हमारे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपराइटर होना चाहिए इसके अंदर वो सारी चीजें कर सके, डेटा का लिंक होना चाहिए। कंप्यूटर कृत के अंदर जो शब्दकोश होती है, जो डिक्शनरी होनी चाहिए वो होना चाहिए उसके पास, कॉपी मशीन, ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। जो हमारे टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सारी चीजें होती है जो ट्रांसलेट करने में उसकी मदद करें, वो सारे यंत्र भी उसके पास होने चाहिए। भौतिक की बात करें तो जो शब्दकोश हो गया, हमारा व्याकरण वगैरह की किताबें होती हैं, ये सारी चीजें भी उसके पास होनी चाहिए। अलग अलग जो पुस्तकें हैं जिससे वो मदद ले सकता है उस विषय के बारे में, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। ग्रंथ वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर एक
अनुवादक के पास होंगी तो वो अनुवाद जो है वो आसानी से कर पाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये कुछ हमारे यंत्र थे जिनके जरिए अनुवादक किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। अगर ये नहीं होंगे तो जो अनुवादक है किसी भी भाषा को ट्रांसलेट या अनुवाद नहीं कर पाएगा, यानी वो असंभव माना जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अनुवाद के आखिर प्रकार क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा ही गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बता रखा है आपको, पर्याय के आधार पर अनुवाद। इसके अंदर आपको शब्द याद रखना है, इस शब्द से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। जैसे हम सभी जानते हैं हिंदी के अंदर जो शब्द होते हैं उनके कई सारे अर्थ होते हैं और अलग अलग अर्थों को कई अलग अलग जगहों पर उनका यूज किया जाता है। जैसे हम पर्यायवाची शब्द की बात करें, कमल या नीरज, पानी, ये जो हमारे शब्द हैं इनके और भी कई सारे अर्थ होते हैं, तो उन अर्थों को अलग अलग जगहों पर उन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो अनुवादक है उसको जो मूल भाषा के अंदर जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं उन सारे शब्दों को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उसके समान में और कौन सी जो शब्द है उसको जोड़ा जा सकता है, जब जाके वो लक्ष्य भाषा है जिसके अंदर वो ट्रांसलेट कर रहा है, जिस भाषा के अंदर उन शब्दों का वो प्रयोग कर सके, यानी वो कौन कौन से शब्द होंगे जिसकी उसको जरूरत पड़ेगी जब वो ट्रांसलेट करेगा। इसलिए उसको सारे शब्द जो है वो आने चाहिए मूल शब्द के, जब भी जाके वो लक्ष्य भाषा में उसके समान यानी समतुल्य शब्दों को खोज कर प्रयोग कर सकता है। पर्यायवाची शब्द जो है उनका चयन करना तथा उससे संदर्भ के अनुकूल बनाना ही आदर्श अनुवाद कहलाता है। यानी सबसे अच्छा जो हमारा अनुवादक कहलाएगा जब वो मूल भाषा के अंदर जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनको वो लक्ष्य भाषा के अंदर अच्छे शब्दों के जरिए ही अनुवाद कर पाए, उसका ट्रांसलेट कर पाए, जब ही वो क्या कहलाएगा, एक आदर्श अनुवाद कहलाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद। उसका विषय क्या है, अगर कोई भी एक उसने विषय चुना है, अलग अलग विषय होते हैं हर साहित्य के, जो अनुवादक है वो कौन से विषय का अनुवाद कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, सबसे पहले उस विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ अलग अलग यहाँ पे विषय बता रखे हैं आपको जिसके जरिए वो ट्रांसलेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करना होता है। तकनीकी साहित्य हो गया, तकनीकी साहित्य के अंदर हमारे कौन से विषय आते हैं, जो अनुवाद विशेषज्ञों के लिए होते हैं, जिसके अंदर तकनीकी विषय होते हैं और इसका जो अनुवाद करने वाले के विशेषज्ञ होते हैं, एकदम उस चीज में एक्सपर्ट हैं, वही क्या करते हैं, तकनीकी साहित्य को ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम सरकारी साहित्य की बात करें तो उसके अंदर हमारे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अभिलेख वगैरह जो होते हैं उसका अनुवाद करना होता है, वो हमारा सरकारी साहित्य होते हैं। विधि साहित्य के अंदर जो हमारे कानून वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, विधि से रिलेटेड जो विषय होते हैं वो उसको अनुवाद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य के अंदर हमारे कविता, नाटक, उपन्यास, यात्रा, कहानी, संस्मरण, ये सारी चीजें जो है जब ट्रांसलेट की जाती हैं तो वो हमारा सृजनात्मक साहित्य कहलाता है। तो उसको भी अनुवादक जो है वो अनुवाद करता है, तो इसलिए उसको पता होना चाहिए कि कौन से साहित्य को वो ट्रांसलेट कर रहा है। अगर वो इतिहास को कर रहा है तो उसके अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह आएंगे, तो उसको पुराने जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह हैं और भी वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, वरना वो उसी विषय को लेकर अगर ट्रांसलेट करेगा तो वो अच्छी तरीके से उसको अनुवाद नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए। राजनीतिक विषय के अंदर जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो भी मामले होते हैं, जो भी संधियां हुई हैं, वो सारी चीजों को जब अनुवाद करते हैं तो वो राजनीतिक विषय कहलाते हैं। संचार क्षेत्र के अंदर जो हमारे समाचार एजेंसी हो गए, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन, इन सारी चीजों के अंदर संबंधित जो भी अनुवाद किया जाता है वो हमारा संचार क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ विषय हैं जिसके बारे में हर अनुवादक को अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो हमारा शब्द अनुवाद। शब्द अनुवाद में आप सिंपल कह सकते हो वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करना। जो मूल भाषा है उसकी जो भी सामग्री है उसको प्रत्येक शब्द का जो अनुवाद किया जाएगा वो लक्ष्य भाषा में बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, वही शब्द अनुवाद कहलाता है। यानी एक भी शब्द का जो अर्थ है या उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से एज इट इज वही लिखना होगा जो उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। हम इसमें समझ सकते हैं जो शब्द अनुवाद में भाषा के विचार को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अंदर जो शब्द हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसके अंदर, लेकिन जो विचार है एक लेखक के उसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके अंदर मेन जो फोकस किया जाता है वो शब्दों पर ध्यान दिया जाता है ताकि वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट किया जा सके, वही हमारा शब्द अनुवाद कहलाता है। भाषिक अनुवाद का प्रयोग विज्ञान, तकनीकी, विधि, कार्यालय आदि साहित्यों के लिए होता है। इन जगहों पे जब भी ट्रांसलेट किया जाएगा इन विषयों के ऊपर, तब अनुवादक को कौन सी चीज को अपनाना पड़ेगा, शब्द अनुवाद, यानी वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर जो सूचनाएं दी जाती हैं लोगों को, तो सूचनाएं बिल्कुल एज इट इज वैसे ही देनी पड़ेंगी, तो वही हमारा शब्द अनुवाद होता है। और जो हमारा शब्द अनुवाद होता है वो साहित्य में भी प्रयोग किया जाता है और ये बिल्कुल ही स्पष्ट होता है और तर्क संगत होता है, यानी बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड होता है। तो हम कह सकते हैं शब्द अनुवाद जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसके अंदर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यहाँ पर एकदम ट्रांसलेट करके दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप एक उदाहरण भी दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा छाया अनुवाद, उसकी बात करें। छाया अनुवाद में जो मूल रचना है यानी जिससे ट्रांसलेट करना है वो हमारी मूल रचना
होगे, अनुवादक क्या करता है, मूल रचना को बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो उसके मन में जो खुद के विचार आए हैं, उस पर जो प्रभाव पड़ा है उसके मन मस्तिष्क पर, उन प्रभावों के अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेट करता है, तो वो हमारा छाया अनुवाद कहलाता है। जैसे अगर हमने कोई कहानी पढ़ी, उस कहानी को पढ़ने के बाद जो भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है उसके अकॉर्डिंग जब ट्रांसलेट किया जाता है तो वो हमारा छाया अनुवाद कहलाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं छाया अनुवाद के, जो हमारे भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, निबंधकार हैं एक बहुत बड़े। इन्होंने क्या करा था, जो हमारी शेक्सपियर का एक नाटक है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको उन्होंने पढ़ा और इसका जब उन्होंने हिंदी में जब अनुवाद करा, जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अनुवाद करा। इस पूरी कहानी के अंदर आप कह सकते हो जो भी पात्र वगैरह था, जो भी स्थान था, उन्होंने बिल्कुल उसको भारत के अकॉर्डिंग कर दिया, यानी भारतीयकरण कर दिया उस पूरी नाटक का। तो वही हमारा भारतेंदु जी का जो अनुवाद है छाया अनुवाद कहलाया। संस्कृत में लिखे गए कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसको जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट उदाहरण है छाया अनुवाद का। 5th पॉइंट हमारा व्याख्या अनुवाद। व्याख्या अनुवाद को भाषा अनुवाद भी कहा जाता है। इसके अंदर व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, यानी जो अनुवादक है उसका क्या व्यक्तित्व है, वो किस तरीके की थिंकिंग को रखता है, वो इसके अंदर मेन मायने रखता है जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जब उसने कोई भी एक मूल सामग्री को पढ़ा, तो जब वो ट्रांसलेट करेगा तो वो अपनी तरफ से ही कुछ कुछ उदाहरण, जो भी वो प्रमाण दे सकता है लोगों को समझाने के लिए, ताकि इजिली तरीके से समझ में आ जाए, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ से कुछ कुछ प्रमाण और उदाहरण को साथ में जोड़ देगा। जब ये वाला ट्रांसलेट किया जाता है तब कई बार देखा जाता है कि अनुवादक का जो व्यक्तित्व है, जो उसके विचार है, उसकी मूल रचना पर हावी हो जाता है। जो मूल रचना जो उसने पढ़ी है उसको छोड़कर खुद का जो उसका व्यक्तित्व है, सोच है, विचार है, वो सारी चीजें जो है उसके लक्ष्य जो भाषा है, यानी जिसके अंदर उसने ट्रांसलेट करा है, उसके अंदर वो सारी चीजें निखर कर सामने आने लग जाती हैं, क्योंकि वो खुद से ही उदाहरण वगैरह, प्रमाण वगैरह जोड़ता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है, जो उन्होंने गीता का जब अनुवाद करा था, उसको ट्रांसलेट करा था। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा इसी तरीके से जो हमारा संस्कृत हिंदी में टीका साहित्य है, वो इसका उदाहरण है व्याख्या अनुवाद का। ये लास्ट पॉइंट हमारा 6 आशु अनुवाद। एक ऐसा अनुवाद है हमारा जिसको हम तात्कालीन अनुवाद भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो भिन्न भाषाओं या भाव या विचार जो होते हैं उसका उसी समय जब उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो वो ही हमारा आशु अनुवाद कहलाता है। व्यक्ति जो अनुवाद करने वाला है वो कौन होना चाहिए, द्विभाषी होना चाहिए, यानी उसको दोनों भाषा आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल कहाँ पे देखे जा सकते हैं, चाहे हमारी लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, कोई भी चुनाव की रैलियां निकल रही होती हैं, साउथ साइड में अगर अपनी रैली निकाल रहा है तो उसके साथ साथ में एक ट्रांसलेट करने वाला भी होना चाहिए। रैलियों में जो भी नारे वगैरह बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे जब हम जीत जाएंगे चुनाव के बाद, तो उसको जस्ट उसी समय यानी तत्काल समय में ही ट्रांसलेट कर सके। उसको दोनों भाषाएं आती हैं, हिंदी भी आती है और जो भी भाषा वहाँ पर बोली जाती है, चाहे वो सारी भाषाएं अगर उसको आती हैं, तो उसको जस्ट उसी समय क्या कर सकता है, वो ट्रांसलेट कर कर वहाँ के लोगों को बता सकता है। या जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीजें होती हैं उसको ट्रांसलेट करने वाला भी एक होता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको हिंदी में कर समझाया जाता है। या अगर आप पर्यटन केंद्र पर जाओ, पर्यटन केंद्र यानी जो हमारे टूरिस्ट प्लेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं उनको दुई भाषाएं आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और भी अदर लैंग्वेज जो होती हैं। अदर लैंग्वेज तो मांगी ही जाती है इनके लिए, क्योंकि अगर उनको काफी सारी भाषाएं नहीं आएंगी तो जो भी टूरिस्ट आए हैं वहाँ पर वो उनको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाएंगे। अगर बाहर से हमारे देश में जो भी अंग्रेज आते हैं, अगर उनको लाल किले, इंडिया गेट के बारे में बताया जाए वो क्यों बना है, उसे इंग्लिश में बताना होगा, इसीलिए उसको जस्ट उसी समय उसको समझाना है, तो वो हमारा तात्कालिक अनुवाद या उसको हम कह सकते हैं आशु अनुवाद। तो इस तरीके से जो हमारा आशु अनुवाद है, हमारा लास्ट पॉइंट था हमारे इसके प्रकार का, टाइप्स का। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर 6 टाइप्स देखे जो हमारे अनुवाद के होते हैं। ये 6 के 6 जो हमारे टाइप्स थे बहुत ही आसान थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। काव्य अनुवाद कठिन कार्य है, इस कथन के संदर्भ में कविता के अनुवाद की समस्या पर चर्चा करें। यानी जो हमारी कविता होती है उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उस समय में कई सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में बताना है। और जो एक काव्य अनुवाद है एक बहुत कठिन कार्य है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो परिचय में हमें सबसे पहले यही बताएंगे, जो हमारा काव्य अनुवाद है उसके अंदर कविता होती है उसका ही अनुवाद किया जाता है। और अक्सर ये कहा जाता है जो कविता का जो अनुवाद होता है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें जो है अनुवाद करते समय वो छूट जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि एक कविता का अनुवाद जो है बहुत ज्यादा जटिल है या चुनौतीपूर्ण है। काव्य अनुवाद कठिन कार्य है, इसको हम हेडिंग बनाएंगे, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कविता का अनुवाद वास्तव में सबसे जटिल कार्य ही माना जाता है, ये तो हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेट किया जाता है तो कई सारी चीजें छूट जाती हैं। जो एक कवि होता है, अगर वो अपनी कोई भी जो कविता लिख रहा है उसके अंदर जो उसके विचार हैं, जो उसकी थिंकिंग है,
है, उस समय का जो परिवेश है या जो भी प्रकृति है, वो उसको माइंड से सोच सोच कर पूरी कविता की रचना करता है। उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। उस समय में जब एक अनुवादक जो है जब उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा तो उस समय जो उस रचनाकार यानी जो उस कवि की जो भी थिंकिंग रही है, जो विचार रहे हैं, उस कविता का जो मेन भाव निकल कर आ रहा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कविता को ट्रांसलेट करना होगा। क्योंकि कविता के अनुवाद में अर्थ, आशय, शब्द, योजना, छंद, लय, संस्कृति, काव्य सौंदर्य आदि सबका जो है अनुवाद किया जाना है। सिंपल यहाँ पर सिर्फ शब्द का ही अनुवाद नहीं किया जाना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें अनुवादित होंगी, जो उसका आशय निकल कर आ रहा है, जो उसका अर्थ है या उसकी जो शब्द योजना है, छंद, लय, संस्कृति, काव्य सौंदर्य जो है, इन सारी चीजों को भी ट्रांसलेट करना है। तो हर एक अनुवादक के ये बस की बात नहीं है किसी भी कविता को वो अनुवाद कर दे यानी उसको ट्रांसलेट कर दे, ये संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर एक कविता का जो अनुवाद है कवि ही करे तो सही है, क्योंकि एक कवि ही एक कवि को समझ सकता है कि उसने क्या सोचकर इस कविता की रचना करी होगी, यानी इस शब्द का जो अर्थ है वो और क्या सोच के कवि ने यहाँ पर लिखा है। क्योंकि जो कवि है जो भी शब्द लिख रहा है उसके और भी कई सारे मतलब निकल कर आते हैं कविता के अंदर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सूरज ना पहुंचे वहां पहुंचे कवि, यानी ऐसे कुछ एक लाइन है कि जहाँ पर सूरज भी नहीं पहुंच सकता है वहाँ एक कवि है वो पहुंच जाता है। यानी कवि जो अपनी कविताएं लिखता है उसका अर्थ, उसका भाव जो आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डीप होता है, बहुत गहराई से उसको समझने की जरूरत होती है। इसलिए अनुवादक जब उस कविता का अनुवाद करे तो उसको बहुत ज्यादा उस गहराई से उसको इस पूरी कविता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अनुवाद यदि कोई कवि ही करे तो बेहतर होगा क्योंकि वो उस कवि को अच्छी तरीके से जान पाएगा। मूल कविता और उसके भाव को आत्मसात करके उसे पुनर्जीवन दिया जाता है, क्योंकि अगर एक कवि ही उस कविता की अनुवाद करेगा तो भी पूरी कविता को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सकता है। कविता के अनुवादक का सिर्फ और सिर्फ भाषा और भाषा से ही अनुवाद नहीं होता है, यानी भाषा से भाषा को ट्रांसलेट कर दिया और हो गया अनुवाद कविता का, नहीं। इसके अंदर कई सारी चीजें जो देखी जाती है, उसकी संस्कृति, उसका काव्य सौंदर्य, उसका अर्थ, उसका भाव, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। उस कविता के अंदर जो भी भाव है, जो भी संकेत है, जो भी प्रतीक है, बिंब है, इनकी पंक्तियों का बीच में जो भी चुप्पी है उसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, उनको बहुत ही गहराई से समझना होगा। वो ये सारी चीजें एक कवि ही समझ सकता है। इसलिए कविता का अनुवाद कवि ही करे तो बेहतर होता है। अगर हम बात करें कि कविता के अनुवाद की समस्याएं क्या है, यहाँ तो हमने ये देख लिया कि हाँ कविता का जो अनुवाद है वो कठिन कार्य है। अब समस्याएं क्या है इसकी, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है जो काव्य अनुवाद है उसको हम भाव अनुवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कविता है उसका जो भाव है उसका अनुवाद हो रहा है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, चाहे हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी के अंदर हो रहा है। अगर हिंदी के जो भी कवि रहे हैं उन्होंने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कोई भी जो कविता की रचना करी है उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के शब्दों को चुनना, उसको ट्रांसलेट करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। काव्यों में शब्द के स्थान पर प्रतीकों का जो उपयोग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो कविताएं होती है उसके अंदर शब्द का जो मतलब है उसके प्रतीक ज्यादा होते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करना एक मुश्किल काम माना जाता है। इस संस्कृति के प्रतीकों को दूसरी संस्कृति के प्रतीकों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर भारत की संस्कृति के अंदर कवि ने कुछ प्रतीक बताए हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, गंगा नदी पर अपनी इमेजिनेशन से बहुत अच्छी कविता लिख दी गंगा नदी के ऊपर, अगर अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो वहाँ के लोग कैसे समझेंगे कि क्या है गंगा नदी? उनको थोड़ी पता है। हम जानते हैं, हम भारतीय हैं कि गंगा नदी बहुत एक पवित्र नदी है, हमारे लिए मान्य नदी मानी जाती है हमारी जो गंगा नदी है। तो अगर वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगी, अगर ये गंगा नदी पर लिखी गई कोई भी कविता, तो वहाँ के लोग उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एक प्रतीक है हमारे भारत का। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा अनुवादक को, वहाँ की संस्कृति में जो एक मान्य और जो पवित्र नदी होगी उस प्रतीक को पहले तो खोजना होगा, ढूंढना होगा कि वहाँ के लोग ऐसी कौन सी नदी है जिसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, फिर ध्यान में रखते हुए ही अनुवाद करना होगा, तब जाके वो अनुवाद सही माना जाएगा। वरना उन लोगों को गंगा नदी के बारे में पहले पता होना चाहिए कि हाँ गंगा नदी है क्या भारत के लोगों के लिए, जब जाके ही अनुवाद को समझा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, हिंदी में चरण कमल बंदी हरियाई में जिस तरह से चरण को, यानी यहाँ पर जो चरण है, पैर है, उसको किसकी तरह दिखाया जा रहा है? कमल की तरह दिखाया जा रहा है। कमल जिस तरीके से एकदम कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है, उसका प्रतीक माना गया है, यानी जो भगवान है आप कह सकते हो उससे तुलना की गई है उसकी। वैसे ही किसी अन्य यूरोपीय या भारतीय भाषाओं में भी वो होना चाहिए, तभी जाके जो है लोग समझ पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जो काव्य अनुवाद है बहुत ज्यादा जटिल समस्या जो है पैदा करता है, क्योंकि छंदबद्धता, बिंब विधा, जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, उसकी मधुरता, ये सारी चीजों को भी अनुवाद करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अनुवाद की यह पद्धति जटिल है क्योंकि अनुवाद केवल इसके अंदर भाषाओं का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है। दो भाषाएं अगर उस
उस अनुवादक को आती हैं तो वो अनुवाद नहीं कर सकता है जो काव्य अनुवाद है, क्योंकि इसके अंदर अगर वो अनुवादक है उस कविता की या उस कवि के बारे में उसको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, उस विषय के बारे में, उसके प्रतिबिंब जो भी उसने बताए हैं उसके बारे में, उसकी इमेजिनेशन के बारे में वहां तक पहुंच पाए, तब जाके ही वो उसको ट्रांसलेट कर पाएगा। जो संस्कृति में वो लिखी गई है कविता समझ कर अनुवाद कर सकता है। उसमें मुहावरे वगैरह ये सारी चीजें यूज होती हैं, वो कैसे उस सारी चीजों को अपनी संस्कृति के अंदर ट्रांसलेट कर पाएगा। इसलिए संस्कृति को बैलेंस के रूप में बनाकर रखना एक कवि ही कर सकता है। तो एक कवि ही अगर इस चीज को ट्रांसलेट करेगा तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज निष्कर्ष में भी लिख सकते हो अपने आप ये पॉइंट्स को। और बाकी हमने ये देखा कि आखिर जो हमारा कविता का जो अनुवाद है वो कितना ज्यादा मुश्किल होता है, कई सारी समस्याएं आती हैं, बहुत कठिन कार्य है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चन है उन सभी के जो हमारे की पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बताती चलूंगी, ताकि आप एग्जाम के अंदर इन की पॉइंट्स को याद रखते हुए ये सारा अपने आप एक्सप्लेन कर पाओ। बाकी ऑलरेडी जो मेरी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आ रखी है, आपने अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप उस वीडियो को देखना। अगर आप दोनों वीडियो को देख कर जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल सिलेबस जो आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और सारे ही क्वेश्चंस को फिर आप अटेम्प्ट करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे फिर छूटेगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुवाद की व्यवसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। व्यवसायिक यानी इसके अंदर हमारा जो बिजनेस यानी व्यापार से रिलेटेड जो भी अनुवाद होता है उन सारी चीजों को हमें बताना है कि किस किस क्षेत्र में हमारा, किस तरीके से व्यापार के क्षेत्र में हमारा अनुवाद को किया जाता है। इंट्रोडक्शन में हम सिंपल ये बताएंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आज का जो हमारा युग चल रहा है वो हमारा वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का युग चल रहा है। यानी वैश्वीकरण के बाद जो है अनुवाद जो हम कह सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जो दुनिया है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। जो विश्व भर की जो संस्कृति है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ गई है। तो उस जगह पे जो अनुवाद है उसका जो रोजगार है वो बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अगर दूसरे कल्चर को जानना है उसके लिए जो अनुवाद वो होना जरूरी है, तभी जो दूसरी संस्कृति, दूसरी भाषा, दूसरे साहित्य को कोई जो है सामने वाला समझ पाएगा। भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता को अनुवाद के जरिए ही समझ पाएंगे और भारत की संस्कृति को जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो अनुवाद के जरिए ही समझ पाएंगे। तो हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के जरिए जो अनुवाद का जो रोजगार है वो तेजी से जो बढ़ता ही जा रहा है। अनुवाद एक सेतु है, सेतु यानी हम कह सकते हैं पुल के समान है, जो दो देशों की जो भाषा है, संस्कृति है, उसको क्या करता है, आपस में जोड़ता है। संस्कृति के विकास के लिए, मानव की जो सभ्यता है उन दोनों के विकास के लिए जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो अहम भूमिका निभा रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में जब दो अलग अलग जो भाषा के लोग जो है संचार और व्यापार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है अनुवादक की जो भूमिका है हम कह सकते हैं वो बढ़ती जा रही है। यह अनुवाद करना किसी मशीन का काम नहीं है, यानी पूरा एक जो संस्कृति को ट्रांसलेट कर देना, किसी पूरी फिल्म को ट्रांसलेट कर देना, ये एक मशीन नहीं कर सकती है, क्योंकि मशीन भावों को नहीं समझती है। तो उस भाव को, अलग अलग शब्दों को और क्या कहा जाता है, अलग अलग शब्दों को और क्या कहा जा सकता है, उसकी संस्कृति को समझकर अनुवाद करना, हर एक प्रतीकों को समझकर अनुवाद करना, वो एक मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि वो एक संस्कृति को पहले समझेगा, फिर दूसरी संस्कृति को समझेगा, जब जाकर वो क्या करेगा, उसको उन दोनों में बैलेंस बनाते हुए उसका वो क्या करेगा, अनुवाद करेगा। तो जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है, अनुवादक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मशीन नहीं करती है, हम कह सकते हैं उस ज्यादा से ज्यादा जो भी कंपनियां हैं जो अनुवाद करवाती हैं, जो संगठन है वो व्यक्ति के द्वारा ही अनुवाद करवाती हैं। तो हम कह सकते हैं जो अनुवादक की जो जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बढ़ती जा रही हैं आज के इस युग के अंदर। अनुवाद की जो व्यवसायिक संभावना है, सबसे पहली संभावना यहाँ पर है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सभी के लिए, जो सरकारी क्षेत्र होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, सरकारी विभाग जो होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। उस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, उसका एक व्यक्ति ही मालिक नहीं होता, उसके मालिक जो है सभी हम लोग होते हैं। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो अनुवाद है वो जो है बहुत तेजी से हम कह सकते हैं देखने को हमें मिलता है, वो बढ़ता ही जा रहा है अनुवाद। जैसे सरकार के अधिकतर विभागों में क्या देखा जाता है कि अनुवाद की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उसको अनुवाद करने के लिए, यानी उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक अनुवादक की जरूरत है। तो अनुवाद जो हम कह सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, सबके अपने अपने जो है कस्टम है, रीति रिवाज है। तो भाषाएं भी जो है हम देख सकते हैं वो अलग अलग हैं, बहुत सारी भाषाएं। जो क्षेत्रीय भाषाओं में से सिर्फ और सिर्फ 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको हम कह सकते हैं
सरकारी मान्यता प्राप्त है। तो जो भी आप कह सकते हो जो सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उनको अंग्रेजी और हिंदी में ही अनिवार्य माना जाता है, जो राजभाषा अधिनियम के तहत। तो इन दोनों में आप कह सकते हो उस दस्तावेज को निकाला जाता है। फिर राज्य सरकार क्या करते हैं, उनके द्वारा जितनी भी 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रांसलेट करवाते हैं, उसको अनुवादित करवाते हैं। और वो कौन करता है, अनुवादक करता है। उसको अनुवाद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक अनुवादक, एक ऐसा व्यक्ति जो उस चीज को ट्रांसलेट कर सकता है, दस्तावेज वगैरह जो भी होते हैं उसको ट्रांसलेट कर सकता है ताकि सभी लोग उसको समझ पाए। अगर आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते होगे, आप देखते होगे उसके फ्रंट एंड बैक साइड में दोनों भाषाएं लिखी होती है, हिंदी इंग्लिश। जहां पर जिस तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं के अंदर उस पूरे फॉर्म को लिखा गया होता है। तो आप कह सकते हो वो उस चीज को अनुवाद करने के लिए अनुवादक की जरूरत पड़ती है। मीडिया हाउस वगैरह, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनके यहाँ भी कई सारे जो अनुवादक हैं या अनुवाद जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी अनुवाद की जरूरत पड़ती है। अगर अब बात करें हम सेकंड पॉइंट की, निजी क्षेत्र में, आप कह सकते हो एक प्राइवेट सेक्टर है जिसके अंदर हम न्यूज मीडिया, विज्ञापन उद्योग, फिल्म जगत, जो हमारी किताबें, लेखक जो होते हैं उनके द्वारा जो किताबें लिखी जाती है वो किसी एक व्यक्ति की है, वो सभी लोगों की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की है, तो वो हमारा निजी क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में भी हमारा जो अनुवाद है वो क्या है, एक अहम भूमिका निभा रहा है। न्यूज मीडिया में जैसे हम देखते हैं, जो है हमारा अखबार हो गया, दूरदर्शन हो गया, टीवी हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, इन सभी चीजों का जो है अनुवाद किया जाता है। तो उसके लिए जो अनुवादक की जरूरत पड़ती है। जितने भी हमारी न्यूज एजेंसियां हैं वो पत्रकार भी ढूंढती हैं, साथ ही साथ वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढती हैं जो अनुवादक हो, जो अनुवाद कर सके। तो वो ज्यादातर ये देखती है उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए, अनुवादक की होनी चाहिए, जो किसी भी चीज को ट्रांसलेट कर पाए, ताकि उनकी जो एजेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना को पहुंचा सके। विज्ञापन उद्योग के क्षेत्र में जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो या विदेशी कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर उसको भारत के अंदर अगर उस चीज को दिखाना है, उसको विज्ञापन करना है, तो भारत की भाषा को अपनाना पड़ेगा। हिंदी भाषा में उसको आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी उसकी। तो आप देखते हो जो हमारा प्रोडक्ट होता है कोई भी, पीछे आप बैक साइड में देखोगे तो उसके अंदर हिंदी से लिखा हुआ होता है। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो टीवी वगैरह पे उसको आप हिंदी भाषा में ही उसका विज्ञापन करा जाता है। तो इससे क्या है, कई सारे लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचती है और उसको लोग खरीदते भी हैं। फिल्म जगत की बात करें तो फिल्में आजकल बहुत सारी डब हो रही हैं, वो हम सभी को पता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कौन कौन सी फिल्मों को डब करा गया है, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे वो इंडियन मूवीज हो, जिनको डब कर और जो संस्कृति के लोग हैं देखते हैं, वो भारत की संस्कृति को जान पाते हैं। तो जो डब मूवी है वो ज्यादा से ज्यादा चलती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त करती हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो हमारा क्या है, लेखक जो है एक भाषा में ही किताब लिखता है। कोई भी लेखक है वो चाहे हिंदी में लिखेगा, चाहे वो इंग्लिश में लिखेगा, कोई भी जो उसको लैंग्वेज आती है वो उस भाषा में अपनी एक किताब लिखेगा। लेकिन जो अनुवादक क्या करता है, उस पूरी किताब को ट्रांसलेट कर देता है दूसरी भाषा के अंदर। फिर वो जो किताब है वो कई सारी भाषाओं में छप जाती है और फिर वो लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, वो लेखक जो है फेमस हो जाता है। तो इस तरीके से वो किसी भी विषय पर जब वो अपनी किताब लिखता है तो उसको अनुवाद कौन करता है, एक अनुवादक करता है, तो कई लोगों तक पहुंच जाती है। वाणिज्यिक क्षेत्र की बात करें तो जो हमारी ये वाले जो बुलेट्स पॉइंट थे ये सारे वो हमारे किसके हैं, निजी क्षेत्र के पॉइंट्स थे, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट देखे। अगर थर्ड पॉइंट जो हमारा वाणिज्यिक क्षेत्र, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत वो वस्तुएं आती हैं जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की संपूर्ण गतिविधियां आती हैं। जिस कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो कैसे बना है, उसकी क्या गतिविधि रही है पूरी बनाने में, क्या क्या उसके अंदर प्रोडक्ट को यूज किया गया है, ये सारी पूरी जो गतिविधि है वो उसके अंदर दी गई होती है पूरे एक प्रोडक्ट के अंदर। जैसे आज हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया के प्रोडक्ट है वो बाहर देशों में मिलते हैं, बाहर देश के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में मिलते हैं। वो सब क्यों संभव हो पाया है, वो वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। अगर उसके पीछे जो है पूरी सामग्री या सारी चीज जो तैयार रखी है, एक्सपायरी डेट वगैरह ये सब अगर उसी लैंग्वेज में लिखी होगी तो हम कैसे समझ पाएंगे। फ्रेंच में, स्पेनिश में लिखी होगी तो हम कैसे समझेंगे, या तो इंग्लिश में लिखो या तो हिंदी में लिखो, तभी जो है भारत के लोग उसको समझ पाएंगे। या कोई अगर हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसके अंदर भी उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो जो आज हम देखते हैं विश्व भर में जितनी भी हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, अब जो वस्तुएं वगैरह जो बनाती हैं उस प्रोडक्ट के पीछे हिंदी में जो उसका पूरी जो जानकारी दे रही है वो हिंदी में दे रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो भारत है वो पूरे विश्व में विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय का केंद्र बन गया है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वो अपने प्रोडक्ट को, जो भी वो चीज बनाते हैं वो उसको भारत के अंदर बेचना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं भारत एक व्यवसाय केंद्र बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के। तो सभी कंपनियां चाहती हैं कि भारत में जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिके, लोगों को पसंद आए। इसलिए जो है अब धीरे धीरे जो कंपनियां क्या कर रही हैं वो हिंदी को अपनाती जा रही हैं। इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमारी वाणिज्य की
वो क्या है, यहाँ पर जो हमारी भाषाएं होती है वो औपचारिक होती है, ऑफिशियल भाषा होती है, रोचक होती है, बिल्कुल सरल होती है, विनम्र होती है, बिल्कुल विनम्रता से एकदम प्यार से उस चीज को बताया जाता है। और जो हमारी वाणिज्य प्रयुक्त की जो भाषा होती है वो शब्दावली काफी उसकी बहुत अलग होती है, उसके शब्द काफी अलग होते हैं, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा वो नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो आम लोग उसको यूज नहीं करते हैं बोलने में, जैसे संतुलन, सूचांकन, वस्तु विनिमय। और जैसे अगर हम प्रशासनिक भाषा की बात करें तो उसके अंदर जैसे हमारा पंजीकरण हो गया, मांग पत्र हो गया, संविदा, शुल्क, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम डेली लाइफ में इन शब्दों को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही करते हैं हम। तो ऐसे ही शब्दों को जो है प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता है या उसको जब अनुवादित किया जाता है, अनुवाद किया जाता है उसको, तो ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। अब वाणिज्य प्रयुक्त में अंग्रेजी शब्द को भी स्वीकार कर लिया गया है। अंग्रेजी के कई सारे शब्द जो है हम हिंदी में इसको डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम हिंदी में एज इट इज वैसे के वैसे यूज करते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते ही नहीं, हमें पता भी नहीं होगा। जैसे बैंक हो गया, स्टाफ हो गया, काउंटर, बिल, शेयर, बजट, कंपनी लिमिटेड, टोकन, ये सारी कुछ ऐसे हमारे शब्द हैं जैसे चेक, लाइसेंस, जिनको हम एज इट इज ऐसा ही बोलते हैं जैसा इंग्लिश में बोला जाता है या अंग्रेजी में बोला जाता है, उसी तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हो गई और यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे व्यवसायिक जो हमारे संभावनाएं होती है अनुवाद की, उसके सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार आप अगर इस पूरे नोट्स को डीपली पढ़ लेते हो तो आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से ज्यादा समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है उसके सारे की पॉइंट्स जल्दी से याद हो जाएं और आप आंसर को इजीली बनाकर लिख के आ पाओ। बाकी इस नोट्स के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याओं पर विचार कीजिए। इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे आखिर जो हमारा तकनीकी साहित्य होता है वो क्या होता है और इसका जब अनुवाद किया जाता है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन सारी चीजों पर हम इस क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन सिंपल हमें यही बता रखा है कि जो हमारा वर्तमान का जो समय चल रहा है वो हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का समय चल रहा है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अगर आप कुछ साल पहले जाओगे तो उस समय में मोबाइल फोन या एआई वगैरह इतने नहीं यूज हुआ करते थे। आज के समय में एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आजकल बच्चों को फोन चलाना आता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सभी लोग जो है इसका यूज करना जानते हैं, ज्यादातर लोग। आज विज्ञान और तकनीक की जो पहुंच है हम कह सकते हैं दुनिया के हर एक कोने कोने में पहुंच गई है। और इसी कारण से क्या हुआ है, जो वैज्ञानिक साहित्य होते हैं उसकी जो मांग है, अनुवाद करने की मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए क्या किया गया है कि जो तकनीकी साहित्य होते हैं उनका अनुवाद करा जाता है। लेकिन जब तकनीकी साहित्य का अनुवाद किया जाता है तो उस समय में कई सारी जो है समस्याएं आती हैं और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है हमारा तकनीकी साहित्य का अनुवाद करना, और उतना ही वो जटिल भी है, यानी एक मुश्किल काम भी है और जरूरी भी है। अगर पॉइंट की बात करें अपने हेडिंग की तो वो हमारा सबसे पहले इसमें बताया है कि आखिर जो हमारा तकनीकी साहित्य है उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे मीनिंग क्या बताया है, वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य आम साहित्य से अलग होते हैं। आम साहित्य जो भी हमारे कहानी, उपन्यास, नाटक की जितने भी हमारे साहित्य वगैरह होते हैं ये अलग होते हैं। इसके अंदर कैसी भाषा का यूज होता है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है। लेकिन जो हमारी तकनीकी साहित्य होते हैं उसके अंदर जो हमारी भाषा यूज होती है वो आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है। इसके अंदर आप कह सकते हो ऐसे शब्दों का यूज करा जाता है जो पारिभाषिक शब्द होते हैं। यानी पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं जिनको किसी विशिष्ट विषय के लिए ही प्रयोग किया जाता है, वो ऐसे शब्द होते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द पारिभाषिक होते हैं। वैज्ञानिक और जो तकनीकी शब्द यानी साहित्य के अंदर जो भी शब्द यूज करे जाएंगे वो पारिभाषिक शब्द होंगे और इनका जो लक्ष्य और जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी होता है। जो भी इस साहित्य के अंदर चीजें बताई जाती हैं, चाहे उसका उद्देश्य हो या उसका लक्ष्य हो, वो बिल्कुल आप कह सकते हो पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं बताया जाता है। जैसे कवियों के द्वारा क्या होता है, कहानी वगैरह के अंदर बहुत ही बात को घुमा फिरा कर दिखाया जाता है या बताया जाता है। लेकिन जो हमारा तकनीकी साहित्य होते हैं उसके अंदर बातों को घुमाया नहीं जाता है, वो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी होते हैं, हम कह सकते हैं। और अगर हम इस शब्द की बात करें अपने पारिभाषिक शब्द की, तो उसके मतलब को अगर आप बताना चाहो तो ये भी बता सकते हो। पारिभाषिक शब्द हमारे कौन से होते हैं जिसका कोई एक निश्चित परिभाषा होती ही होती है और जिन्हें विशिष्ट
विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में दे रखा है आपको, परमाणु हो गया, ऊर्जा हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये ऐसे शब्द है जिनको हम आम बोलचाल में नहीं यूज करते हैं। ये किसी एक विशिष्ट विषयों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक विचारक है डॉक्टर रघुवीर, ये क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिनकी सीमाएं बांध दी जाएं, यानी ऐसे शब्द जिनको ये बता दिया जाए कि इन शब्दों का उपयोग इन जगहों पर ही होगा, यानी उनकी सीमाओं को बांध दिया गया है, इनसे आगे इन शब्दों को नहीं यूज किया जा सकता है। तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। और जिनकी सीमाओं को नहीं बांधा जाता है वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? साधारण शब्द होते हैं। ये इनके द्वारा कहा गया है। अब अगर हम बात करें तकनीकी साहित्य के अनुवाद में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपको बता रखा है विषय व शब्दों का ज्ञान न होना। जो अनुवादक होता है, अगर वो किसी भी विषय का यानी किसी भी ऐसे तकनीकी साहित्य का ट्रांसलेट कर रहा है, उसको अनुवादित कर रहा है, और उसको उसके विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तो वो किस तरीके से उसको ट्रांसलेट कर पाएगा? अगर एक जो अनुवादक है किसी भी विषय को जब वो ट्रांसलेट कर रहा है, उस विषय की जानकारी साथ ही साथ उस विषय से रिलेटेड और भी जितने आप कह सकते हो साहित्य होंगे, उन सभी की जानकारी होना उसके लिए जरूरी होता है। वो उस काम के अंदर बिल्कुल दक्ष, यानी उसके अंदर ये पूरी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, समर्थ होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से जो तकनीकी साहित्य है उसको वो अनुवाद कर सके। अगर अनुवादक ऐसा नहीं है तो वो कभी भी तकनीकी साहित्य का अनुवाद नहीं कर पाएगा। इसलिए अनुवादक के लिए आवश्यक है कि वह विषय का जानकार हो, उसको पता हो कि वो कौन से विषय का अनुवाद कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, और कौन कौन से और भी ऐसे विषय हैं जिनको वो पढ़कर समझ सकता है कि वो और कितने इजी तरीके से अपने तकनीकी साहित्य का अनुवाद कर सकता है। अनुवादक को पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए। जब वो कभी भी तकनीकी साहित्य का अनुवाद कर रहा हो तो उसको हमेशा, जब वो दूसरी लैंग्वेज में जो हमारी लक्ष्य भाषा होती है उसके अंदर भी कौन सी शब्दों का यूज करना चाहिए? पारिभाषिक शब्द का ही यूज करना चाहिए। क्योंकि तकनीकी साहित्य के अंदर जो हमारे साधारण शब्द होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है। हमेशा जो हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको किसी एक विशिष्ट विषय के लिए ही बनाया गया है, उन्हीं शब्दों को यूज करते हुए उसे क्या करना चाहिए? उसका अनुवाद करना चाहिए। विषयों का ज्ञान होना जरूरी माना गया है। हम कह सकते हैं अनुवादक को सही अर्थ वाले शब्दों का चयन करना चाहिए। जो शब्द सही है, जिनका अर्थ हाँ इस विषय से मेल खा रहा है, तभी जाकर उन शब्दों का वो चयन कर सकता है, यानी उनको चुन सकता है। अगर आप बात करें अपने सेकंड पॉइंट की, वो है हमारा भाषा की समस्या। इसके अंदर हमारा क्या आएगा? जो हमारे वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य लिखने वाले जो लोग होते हैं, वो जब लिखते हैं, अपने साहित्य को लिखा करते हैं, तो वो उनका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने विषय पर होता है। यानी कि जिस भी टॉपिक पे वो अपना साहित्य लिख रहे हैं उस टॉपिक को वो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। उसकी भाषा कैसी है, कौन से शब्द यूज करने हैं, ये सारी चीजों को वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो भूल जाते हैं। इसी वजह से जब उस साहित्य का ट्रांसलेट किया जाता है, उसको अनुवाद किया जाता है उसका, तो क्या होता है उस समय में बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई जाती है। स्थिरता हम कह सकते हैं, ढीलापन, यानी शब्द संयोजन ठीक नहीं होता, वाक्य विन्यास या उसकी अभिव्यक्ति, उसको बताने का तरीका जो है विषय का, वो सही नहीं होता है। उसी वजह से जो अनुवादक है जब वैज्ञानिक साहित्य का जब अनुवाद कर रहा होता है तो उस समय में उसको काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं। अर्थ और भाव को समझना, जब वो तकनीकी साहित्य के विषय को अनुवाद कर रहा होता है अनुवादक, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से विषय का कर रहा है। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा, साथ ही साथ उसके अंदर जितने भी शब्द आ रहे हैं उन सभी शब्दों के अर्थ का पता होना चाहिए, उनके भावों का मतलब पता होना चाहिए। जब एक अनुवादक को अर्थ और भाव पता होगा, जब ही जाकर वो क्या कर सकता है, अच्छा अनुवाद यानी एक अच्छा ट्रांसलेट जो है वो कर सकता है। अगर एक अनुवादक है जिसको अर्थ और जो भाव है नहीं समझ में आ रहा है, जो विशेषज्ञ होते हैं यानी जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको सारे शब्दों अर्थों का मतलब और जो भाव है वो समझ में आ रहा है, पता है, तो उससे वो बातचीत कर कर क्या कर सकते हैं, वो उसका अनुवाद कर सकते हैं। और जब अनुवाद इस तरीके से किया जाएगा तो अनुवाद बहुत ही ज्यादा सही और सहज होगा, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको भी समझ में आएगा। अगर एक अनुवादक बिना अर्थ और भाव को समझे अपने अनुसार ही जो तकनीकी साहित्य है उनका अगर वो ट्रांसलेट कर देता है यानी उसको अनुवाद कर देता है उन साहित्यों का, तो वो सही नहीं होगा। उसको पहले भाव और अर्थ को समझना होगा। इसलिए वो क्या भाव और अर्थ को समझने के लिए क्या कर सकता है, जो विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे समझ सकता है, उनसे बातचीत करने के बाद फिर उसको ट्रांसलेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा संकेतों की अनुसंधान समस्या। यानी जो हमारे तकनीकी साहित्य जो होते हैं उसके अंदर हमारे कई सारे ऐसे सूत्र होते हैं, प्रतीक होते हैं, जिनको समझना अनुवादक के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अनुवादक को क्या करना चाहिए, जिन चिन्हों का, जिन प्रतीक या जितने भी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तकनीकी साहित्य के अंदर, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसको वैसे का वैसा ही ले लेना चाहिए, यानी ज्यों का त्यों ही ले लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बता रखा है, H2O हो गया हमारा,
है, अल्फा बीटा हो गया, गामा हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, वाट मीटर, ये कुछ हमारे ऐसे प्रतीक, चिन्ह या आप कह सकते हो सूत्र हैं जिनको हमें बदलना नहीं चाहिए। यानी जो एक अनुवादक है उसको इन सारी चीजों को बदलना नहीं चाहिए। जिस तरीके के यूज हो रखे हैं तकनीकी साहित्य में, जब उसको बदल रहा है तो उसको एज इट इज ऐसे ही इनको यूज करना चाहिए, ना कि उनको चेंज करना चाहिए। 5th पॉइंट में भी आपको यही बात बता रखी है कि जो हमारे तकनीकी या वैज्ञानिक जो साहित्य होते हैं उनके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका भी उसको जो है अनुवादक को भाषांतरण करना जरूरी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द बताए हैं, मलेरिया, चेचक, प्लेग, सुनामी, हरिकेन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको अनुवादक को चेंज नहीं करना चाहिए, यानी भाषांतरण यानी उसको दूसरी भाषा में नहीं बदलना चाहिए, उसको एज इट इज ऐसा ही लिखना चाहिए जो यहाँ पर शब्द मैंने आपको बताए हैं। या जो हमारी एब्रिविएशन वगैरह जो होती हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उनका भी भाषांतरण करना जरूरी नहीं होता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो तकनीकी साहित्य होता है उसको जब अनुवाद किया जाता है तो उसको अनुवाद करने में कई सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि एक ये जटिल प्रक्रिया है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको सही तरीके से समझकर प्रयोग किया जाए, अच्छी तरीके से पहले समझ लिया जाए उसके विषय को, उसके अर्थ को, ये जो समस्या है उससे निपटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म नहीं होगी, अगर उसके अर्थ वगैरह विषय वगैरह को समझ लिया जाए तो इन समस्याओं का निवारण आसानी से हो सकता है। ये कुछ ऐसी समस्याएं नहीं है कि जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अगर एक अनुवादक ऐसा बन जाए कि उसको सारी चीजें पता हो, विशेषज्ञ बन जाए तकनीकी साहित्य के अंदर, जो भी शब्द आते हैं हमारे वैज्ञानिक के अंदर, उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेगा तो क्या होगा, वो आसानी से तकनीकी साहित्यों का अनुवाद कर सकता है। ये जो सारी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं वो समस्याएं उसको नहीं आएंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया गया होगा और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, यानी पूरा उसको हिंदी में लिखना होगा। पहले आपको इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, फिर उसको समझना होगा, देन आपको उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा, उसका ट्रांसलेशन करना होगा। उसी तरीके से जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है। इसके अंदर क्या है, आपको हिंदी में पैराग्राफ दिया गया है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसमें से आपका कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं समझ सकते कि मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी फिर हिंदी को वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पढ़कर बता दिया, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जरूरी तो नहीं है कि यही आपका टॉपिक आ जाए या यही आपका पूरा एक पैराग्राफ आ जाए। एग्जाम के अंदर आपका कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसको ट्रांसलेट कीजिए, यानी इसको अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप इसको ट्रांसलेट कर पाओ। टेंस, मोडाल्स वगैरह जो सारी चीजें होती है, ग्रामर जो होती है इंग्लिश की, वो आपकी मजबूत होनी चाहिए, जब भी जाकर आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उसी तरीके से आप हिंदी से भी इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उसी तरीके से जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया, जैसे का और खा। का में क्या दिया गया है, आपको कुछ यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं। अब आपको इसकी हिंदी की मीनिंग लिखनी है, यानी हिंदी प्रतिरूप करना है। यानी पहले इंग्लिश को आपको एक साइड में लिखना होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 9 शब्दों को ही हिंदी में प्रतिरूप करना है, यानी इसको लिखना है, यानी इसका अर्थ बताना है आपको कि हिंदी में इसको आखिर कहते क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे ही शब्दों का मतलब बता रखा है। इस तरीके से आप टेबल की फॉर्म में भी बता सकते हो, या आप एक के सामने एक लिखकर कुछ 9 शब्दों को आप क्या कर दोगे, बता दोगे इसका आखिर मतलब क्या है। बेल का मतलब, ब्यूरोक्रेसी का मतलब, नौकरशाही, जमानत, कैशियत का रोकड़ पत्र। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उन शब्दों की हिंदी बतानी पड़ेगी, आखिर इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। उसी तरीके से 8वें क्वेश्चन के ही खा पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको हिंदी के शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको इंग्लिश के आपको यहाँ पर वर्ड लिखने हैं, हिंदी से आपको इंग्लिश में आखिर इसको क्या कहते हैं यहाँ पर वो बताना है। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया 6th, 7th और 8th क्वेश्चन जो है हमारे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। इसके लिए आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब भी जाके आप क्या कर सकते हो, इस सारी चीजों को बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए आखिर इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं या इस इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में उस वर्ड को लिख पाओगे। उसी तरीके से जो हमारा पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था उसके लिए भी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मोडाल्स, टेंसेस वगैरह, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, पास्ट की हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, जब भी जाकर आप क्या कर पाओगे, उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। बाकी अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसको अगर मैंने आपको बता भी दिया तो एज इट इज आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे और उसको इंग्लिश या हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिल्म डबिंग और अनुवाद पर नोट लिखिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सभी इजीली बनाकर लिख सकते हो। फिल्मों को जब डब किया जाता है किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर, तो जो वो फिल्म है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, क्योंकि जो इस भाषा को
जानते हैं सिर्फ वही लोग नहीं देखते, जिस भाषा में उस फिल्म को डब किया गया है उस भाषा के लोग भी उसको देखते हैं। तो इससे जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो फिल्म का जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर बहुत, आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दर्शकों को विश्व के विभिन्न कोनों से एक साथ जोड़ते हैं और भाषा की सीमाओं को पार करते हैं। भाषाओं को, सीमाओं को किस तरीके से पार करते हैं? कोई भी हॉलीवुड के अंदर कोई मूवी बनी है अंग्रेजी में, तो जब उसको हिंदी में डब किया जाएगा तो इससे हम उसके कल्चर को जान पाएंगे और उनकी काफी सारी चीजों को हम समझ पाएंगे। तो हमने क्या करा, अपनी एक भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को समझना चाहा, तो हमने अपनी भाषा की जो सीमा जो लगा रखी थी उसको हमने पार कर लिया और उनकी संस्कृति से भी हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो इस तरीके से जो दर्शक है विश्व के विभिन्न जितने भी देश है उनके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से जोड़ पाते हैं। और उसी तरीके से अगर हिंदी की कोई फिल्म डब होती है किसी भी अदर लैंग्वेज में, तो जो उन फिल्मों को देखता है वो अपने आप को हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं और वो समझ पाते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर कौन सी संस्कृति को अपनाया जाता है। फिल्मों को समृद्ध बनाने में मदद करती है। अगर कोई भी मूवी को डब किया जाता है या उसका अनुवाद किया जाता है तो उससे क्या होता है, फिल्म की जो समृद्धि है या उसकी प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विभिन्न भाषाओं में तैयार की जाने वाली फिल्मों को एक और से दूसरी भाषा में पहुंचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि जो अनुवाद या डबिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक फिल्म को, यानी एक भाषा में बनाई गई फिल्म को दूसरी भाषा में पेश कर कई लोगों तक पहुंचाना है। डबिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में किए गए अनुवाद को दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम है। आज डबिंग का जो महत्व है वो मनोरंजन के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, क्योंकि जब एक फिल्म को अन्य कई सारी भाषाओं में डब किया जाता है, जब उसको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मनोरंजन का साधन बन जाता है। क्योंकि टीवी के ऊपर हॉलीवुड की, साउथ की कई सारी फिल्में दिखाई जाती है हिंदी में डब कर और भी अदर कई सारी मूवीज को क्या है हिंदी में डब कर दिखाया जाता है। इसे जो है काफी सारे लोग जो है पसंद करते हैं। जैसे हमारे कोरिया के कई सारे ड्रामा है जो लोग आज के समय में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। या कोई भी हमारे कार्टून, एनिमेशन जितने भी होते हैं उनको जब हिंदी में दिखाया जाता है तो भारत के लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज को हम अपनी भाषा के अंदर देखते हैं, क्योंकि जो हमें भाषा आती है उसी भाषा में अगर कोई मूवी, कोई कार्टून, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्या है बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और इससे हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। कार्टून, एनिमेशन सारी चीजें को या मूवीज को जब डब किया जाता है या उसका अनुवाद किया जाता है, अपनी भाषा में बातचीत करते हुए देखना एक सुखद व रोमांचकारी अनुभव होता है। हमारे से अंग्रेजों को हिंदी में बोलते हुए देखना या साउथ के जो लोग हीरो हीरोइन है उनको हिंदी में बोलते हुए देखना, उसको डब किया जा रहा है, यानी उसको बोलने वाला जो हिंदी बोल रहा है वो कोई और है, वो तो अपनी ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन उसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, यानी उसको अनुवादक के द्वारा उसको अनुवाद किया गया है उनकी भाषा का। तो उसी एक्सप्रेशन के साथ, उसी सारे भाव के साथ ये सारी चीजें बोलनी होती हैं। उसको ही जब लोग देखते हैं, दर्शक देखते हैं, तो उनको उस सारी चीजों में बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं, मजा आता है। डबिंग तभी सफल माना जाता है जब उसे अनुदित करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी जब उसको जो ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति है, यानी अनुवादक जो है, उसका जो भाषा पे जो पकड़ होगा वो दोनों ही भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी एक ही भाषा पे पकड़ होगी तो वो अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, यानी उसका अनुवाद नहीं कर पाएगा किसी भी मूवी, किसी भी ड्रामा या किसी भी कार्टून वगैरह का। अगर उसकी दोनों ही भाषा पे पकड़ होगी, उसको पता होगा कि अच्छा यहाँ पर इस भाषा के अंदर ये शब्द यूज हुआ है और हिंदी में ये शब्द यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से अगर अनुवादक की जो पकड़ है दोनों भाषाओं पे रहेगी तो जो अनुवाद होगा, यानी जो डबिंग होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पसंद भी करेंगे। यही आज अगर हम बच्चों की बात करें, जो बच्चे डोरेमोन हो गया, शिनचैन, बाबी, निंजा हथौड़ी, ये सारी चीजें से देखते हैं, कार्टून हो गया, हमारे ये बहुत सारे कार्टून है, ऑगी एंड द कॉकरोच, तो ये सारे कार्टून हमने भी अपने बचपन में देखे ही देखे हैं। इसको जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो हिंदी में दिखाए जा रहे हैं, तो उनको जो है डब कर दिखाया जा रहा है। ये सारे कार्टून हमारे अदर लैंग्वेज के हैं, यानी और किसी भाषा में बनाए जाते हैं, लेकिन उसको फिर हिंदी में डब किया जाता है और उसको भारत के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसी एनिमेशन, ऐसी कार्टून की जो हमारी फिल्में वगैरह होती हैं। और इसी तरीके से आगे यहाँ पे बताया गया है, जापान के अंदर एक मूवी बनी थी रामायण के ऊपर, तो वहाँ के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद करा था, चाहे बच्चे हो उन्होंने। उसी तरीके से अंग्रेजी में अलाउद्दीन के ऊपर, जिसको हम जानते हैं, बचपन में सभी ने देखा होगा, अलाउद्दीन जो जिन निकलता है, तो उसके ऊपर भी एक मूवी बनाई गई जो इंग्लिश में बनी है, यानी अंग्रेजी भाषा के अंदर बनी है। वहाँ के बच्चों ने भी उसको खूब देखा, उसको खूब पसंद करा। उसी तरीके से जो हमारे जो अंग्रेजी चैनल है, चाहे हमारा डिस्कवरी हो गया, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल हो गया, इसको भारत के कोने कोने में सभी लोग जानते हैं इस चैनल को, क्योंकि वो हिंदी में दिखाया जाता है और लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे चैनल को। जब किसी भी मूवी या किसी भी कार्टून वगैरह को जब अपनी ही लैंग्वेज में हम देखते हैं तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद करते हैं
हैं और उसकी जो समृद्धि हम कह सकते हैं या उसकी प्रसिद्धि जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम मूवी की बात करें तो थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे डबिंग के ऊपर। अगर मूवी की बात करें अपनी बॉलीवुड मूवी की, तो जो हमारी बॉलीवुड मूवी राजकुमार की मूवी थी आवारा, इस मूवी को जब रूसी लैंग्वेज के अंदर जब इसको डब करा गया था तो वहाँ के सभी लोग राजकुमार के दीवाने हो गए थे। राजकुमार एक बहुत बड़े आप कह सकते हो कलाकार माने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, तो इनके जो है सारे रशियन लोग थे वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फैन हो गए थे, बहुत ज्यादा बड़े वाले। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब मूवी को डब करके दूसरी भाषा में दिखाया जाता है उस मूवी को भी प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही साथ उसके अंदर जो काम करने वाले कलाकार होते हैं उनको भी समृद्धि आप कह सकते हो प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वो ज्यादा से ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हिंदी फिल्म की कई फिल्मों को दक्षिण भारत में डब कर दिखाया जाता है क्योंकि दक्षिण में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, कन्नड़, इन सारी भाषाओं को जो हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का उसमें कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जब हिंदी मूवी को उनकी भाषा में डब कर दिखाया जाता है तो वहाँ के लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि उनको हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है। उसी तरीके से जो हमारी साउथ की मूवी होती है उनको जब हिंदी में डब कर हम देखते हैं तो हमें वो ज्यादा समझ में आती है। कई सारी ऐसी जो साउथ की मूवी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, जैसे आप करंट में अगर लोग KGF, बाहुबली हो गया हमारे, ये सारी कुछ ऐसी मूवी रही है हमारी। और भी कई मूवी को आप यहाँ पर जोड़ सकते हो जो भी आपको याद हो, अभी मेरे माइंड में यही मूवी आ रही है तो उनको आप ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल में कि हाँ ये मूवी ने बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि जब इनको हिंदी में डब किया गया तो जो हमारे नॉर्थ साइड के जितने भी लोग हैं जो हम सब हिंदी बोलते हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए, हमें समझ में आया क्योंकि वो हमारी भाषा में थी, हमारी लैंग्वेज हिंदी भाषा में ही उसको डब किया गया था। और भी कई सारी आप कह सकते हो बॉलीवुड मूवी है, चाहे अब गजनी हो गई, चेन्नई एक्सप्रेस हो गई, धूम 3, क्रिश 3, कुछ ऐसी मूवी है जिन्होंने क्या करा है, काफी बड़ा मुनाफा कमाया है जब इन मूवी को कई अन्य भाषाओं के अंदर अनुवाद किया गया है, यानी उनको डब किया गया है। और भी यहाँ पे कई सारी मूवीज का नाम दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली यही बताना था कि जब किसी भी मूवी को डब किया जाता है वो कितनी फेमस हो जाती है, साथ ही साथ उसके कलाकार फेमस हो जाते हैं, लोग अपने आप को जो है उससे कनेक्ट कर पाते हैं जब अपनी भाषा में कोई भी मूवी, कोई भी कार्टून वगैरह को देखते हैं, क्योंकि हमें वो सारी चीजें समझ में आती हैं। और जब हम दूसरी कल्चर की मूवीज या एनिमेशन या कार्टून्स को देखते हैं तो उनका कल्चर हमें समझ में आता है, तो उसके कई सारे फायदे भी हैं। और इसी वजह से जो एक अनुवादक की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन हम देख सकते हैं वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जो सभी लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और ट्रांसलेट यानी अनुवाद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है ताकि एक दूसरे को लोग अच्छी तरीके से समझ पाए, विश्व के जितने सारे लोग हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है हमारा टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हम शॉर्ट नोट्स के नाम से भी जानते हैं। इनमें से आपको किसी 2 या 3 पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 5 दे रखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको 5 को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहला जो है वो है हमारा एक अच्छे अनुवादक के गुण, इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने अपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसको करने के बाद इतना तो हमें पता चल गया है कि आखिर जो हमारा अनुवादक जो होता है वो कौन होता है। अनुवादक वही व्यक्ति होता है जो स्रोत भाषा से जो लक्ष्य भाषा में जब किसी भी विषय को ट्रांसलेट करता है या उसको अनुदित करता है, वो व्यक्ति कौन कहलाता है? एक अनुवादक कहलाता है। अनुवाद करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? अनुवादक कहा जाता है। इसके गुणों को देख लेते हैं, क्योंकि अनुवादक कौन होता है ये आप इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो। अनुवादक का जो हमारा पहला गुण है वो है हमारा स्रोत एवं लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान। जो स्रोत भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा से उसको ट्रांसलेट करना है वो हमारी स्रोत भाषा हो गई, और जिस भाषा में करना है वो हमारी लक्ष्य भाषा हो गई। इन दोनों ही भाषा का उसको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए अनुवादक को, वरना वो अनुवाद जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर जैसे वो हिंदी से इंग्लिश में अगर किसी भी कहानी, किसी भी उपन्यास, किसी भी साहित्य को ट्रांसलेट कर रहा है तो हिंदी के शब्द वगैरह उसको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए कि आखिर इसका क्या मीनिंग है, जब जाकर ही वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर पाएगा। उसी तरीके से अगर इंग्लिश की किसी भी कहानी वगैरह को अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के शब्द को हिंदी में क्या कहा जाएगा, इन शब्दों को। तो अगर उसको यही नहीं पता होगा तो वो किस तरीके से ट्रांसलेट कर पाएगा, इसको अनुवादित किस तरीके से कर पाएगा। इसलिए अनुवादक के अंदर पहला गुण यही होना चाहिए कि उसको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ही पूरे तरीके से ज्ञान होना चाहिए, जब ही जाकर वो क्या कर पाएगा? ट्रांसलेट कर पाएगा। सेकंड जो है वो है हमारा विषय का ज्ञान। अब उसको पहले पॉइंट में हमने देखा भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा उसको आगे जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों ही उसको अच्छी तरीके से आती है, और हिंदी इंग्लिश में से अगर उसने कोई भी एक विषय को चूज कर लिया है, उस विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी
जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ उस विषय के अंदर उसकी रुचि भी होनी चाहिए। अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस विषय के अंदर तो वो मन लगाकर काम भी नहीं करेगा, उसका अनुवाद भी नहीं करेगा, ना ही वो ठीक तरीके से समझ पाएगा उस विषय को कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर उस विषय के अंदर अनुवादक को रुचि होगी, उस विषय का उसको अच्छी तरीके से ज्ञान होगा, तो वो अच्छी तरीके से उसका क्या कर पाएगा, ट्रांसलेट कर पाएगा या उसको अनुदित कर पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आगे वाली लाइन में आपको यही बताया कि मूल रचना के जितने भी विषय होते हैं उनके अर्थ, उनकी बारीकियों को उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए एक अनुवादक को, तभी जाके एक अच्छा अनुवाद आ सकता है। एक अच्छे अनुवाद के लिए उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दोनों ही भाषा का। उसी तरीके से एक अच्छे अनुवाद के लिए उसको विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा अन्य सभी विषयों का ज्ञान, यानी जिस विषय को वो ट्रांसलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है एक भाषा से दूसरी भाषा में, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मूल विषय से संबंधित जो और भी विषय हैं, उन विषयों, उन प्रसंग वगैरह के बारे में भी उसको पता होना चाहिए, ताकि वो उन विषयों को लेकर एग्जाम्पल्स में या किसी भी रेफरेंस में क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा जो उसने लक्ष्य भाषा में किसी भी विषय को ट्रांसलेट करा है। जब भी जाकर वो आसानी से सरल शब्दों के अंदर वो उनको समझा पाएगा। जब उसको उस विषय के बारे में ही नहीं पता होगा, उससे संबंधित और विषय क्या है, इन सारी चीजों की उसको जानकारी होनी चाहिए, जब भी जाकर वो एक अच्छा अनुवादक कहलाएगा। ये गुण उसके अंदर होना ही होना चाहिए। एक तो वो द्विभाषी होना चाहिए, साथ ही साथ उसको विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए कई सारे। फोर्थ पॉइंट में आपको बता रखा है एक स्वतंत्र विचार शक्ति होनी चाहिए एक अनुवादक के पास, कि जो उसके विचार हो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, यानी किसी और के विचारों को वो ना लेते हुए चले, बल्कि अपने विचारों को सोचते हुए किस तरीके से उसको क्या करना है, कैसे अनुवाद करना है, अपनी थिंकिंग को लगाते हुए, अपने एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए, प्रमाण को जोड़ते हुए क्या करना चाहिए, उसको ट्रांसलेट करना चाहिए, उसको अनुवादित करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में बता रखा है अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी एक अनुवादक को ये पता होना चाहिए कि आखिर जो ट्रांसलेट करने यानी अनुवाद करने की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, जब भी जाकर तो वो क्या कर पाएगा, एक पूरा अनुवाद कर पाएगा, ट्रांसलेट कर पाएगा। सिक्स पॉइंट पे आपको बता रखा है प्रामाणिकता व मौलिकता जैसे गुणों को लाने की क्षमता होनी चाहिए एक अनुवादक के अंदर। अगर उसने किसी भी विषय को ट्रांसलेट कर रहा है तो वो बिल्कुल सटीक हो, उसके अंदर ये मौलिकता और प्रामाणिकता झलकती हो। जब लोग उसको पढ़ें तो लोगों को ये ना लगे कि ये तो क्या ट्रांसलेट कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है। ऐसे शब्दों को यूज करे और ऐसे भाषा का वो यूज करे जो लोगों को समझ में आए, ऐसे एग्जाम्पल्स ले ताकि लोग उसको आसानी से समझ पाए। इसलिए प्रामाणिकता उसके अंदर झलकनी चाहिए, यानी सच्चाई तो होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं भी झूठ नहीं होना चाहिए। जब भी जाकर क्या होगा, एक अच्छा अनुवाद हो पाएगा, एक अनुवादक का एक ये गुण भी बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे कुछ ये क्या थे, पॉइंट्स थे अनुवादक के गुण के। नेक्स्ट जो हमारा खा पार्ट है वो है हमारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांत हमें यहाँ पर बताने। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब क्या होता है ये तो हम सभी जान चुके हैं कि जो ऐसे शब्द होते हैं जिनको आम बोलचाल में या आम भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी विशिष्ट विषय में जब उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमें बता रखा है समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन विषयों के अंदर जो भी कोई शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, पारिभाषिक शब्दावली कहलाएंगे। पारिभाषिक शब्दावली का यहाँ पे आपको मतलब भी बता रखा है, वही जो मैंने आपको अभी बताया, जिनका प्रयोग जो है आम बोलचाल में नहीं किया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्रालय या हमारा तकनीकी साहित्य वगैरह इन जगहों पर उन शब्दों का यूज किया जाता है। जब हमने तकनीकी साहित्य वाला क्वेश्चन पढ़ा था वहां पर भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, और ये भी मैंने आपको बताया था ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी सीमाओं को बांध दिया जाता है। जो हमारे पारिभाषिक शब्द होते हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है कि इन शब्दों को यहाँ यानी इन विषयों में ही यूज किया जाएगा, हर जगह इन शब्दों को हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनकी सीमाओं को बांध दिया गया है। जिन शब्दों की सीमाओं को नहीं बांधा जाता है वो हमारे सामान्य शब्द होते हैं। तो सामान्य शब्द और हमारे पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं ये तो हमें समझ में आ ही गया है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर जो हमारे पारिभाषिक शब्दावली होती है उसके सिद्धांत क्या है। सबसे पहला सिद्धांत ये है राष्ट्रवादी संस्कृतवादी सिद्धांत। इसके अंदर जो हमारे प्रमुख समर्थक रहे हैं डॉक्टर रघुवीर जी, इनका मानना ये है कि जो भारत की जो भाषा रही है शुरू से वो संस्कृत रही है, तो संस्कृत को ही स्रोत लेकर यानी संस्कृत के ग्रंथों को ही लेकर उसमें से ही पारिभाषिक शब्द को निकालना चाहिए, क्योंकि संस्कृत को ही क्या माना जाता है, भारत तथा विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा को जननी माना जाता है, इसको जन्म देने वाली। संस्कृत से ही कई सारे ऐसे शब्द हैं, चाहे इंग्लिश के हो गए, उर्दू के हो गए, फारसी के हो गए, हिंदी के हो गए, पंजाबी के हो गए, बहुत सारी लैंग्वेज की जो जननी मानी जाती है वो कौन
सी भाषा मानी जाती है। तो इनका ये मानना है कि संस्कृत को ही, संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत पुस्तकों को ही लेकर जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको निकालना चाहिए, नए शब्द वहीं से हमें बनाने चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा शब्द ग्रहणवादी, आदानवादी या अंतरराष्ट्रीयवादी। इनको क्या कहा जाता है? इनको स्वीकारवादी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके समर्थक कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहला नाम है सुनीति कुमार चटर्जी, शांति स्वरूप भटनागर, जेसी लूथरा। ये कुछ ऐसे समर्थक रहे हमारे जो स्वीकारवादी को मानते हैं। इनका क्या मानना है? ये किस चीज को स्वीकार करते हैं कि जो हमारे पारिभाषिक शब्दावली है उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंग्रेजी में जो शब्द जिस तरीके से बोले जाते हैं उनको उसी तरीके से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाए, उसको उन वर्ड को यानी उन शब्द को उसी तरीके से यूज करना चाहिए, वैसे ही लिखना चाहिए। उसको हमें किसी और भाषा में ट्रांसलेट करते समय उन शब्दों का मतलब या उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कुछ शब्द जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी शब्दावली पर वैसे के वैसे ही बोले जाएंगे। जैसे हमारा था सुनामी, था हमारा, जैसे हमारा सुनामी, मलेरिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया। ये कुछ हमारे ऐसे शब्द थे अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के जिनको उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। उसके अंदर कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए जब उसको अनुवाद किया जा रहा हो। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के अनुवाद की कठिनाइयों को भी क्या है, कम करती है। अगर हम इसको यानी स्वीकारवादी समर्थक हैं उनका कहना मान लेंगे तो जो तकनीकी साहित्य के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, जो मैंने अभी आपको समस्याएं बताई थी 5th क्वेश्चन के अंदर, वो सारी ही समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उसमें जो है वैज्ञानिक साहित्य या तकनीकी साहित्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश के ही होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अल्फा, बीटा, ये सारे शब्द हमारे जो थे उनको एज इट इज वैसा ही लिया जाए तभी ठीक रहेगा, वरना कठिनाइयां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। अगर कठिनाइयों को हमें खत्म करना है तो हमें किसको मानना पड़ेगा? स्वीकारवादी को मानना पड़ेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो शब्दावली है उसको उसी तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रयोगवादी या लोकवादी। ये क्या कहते हैं? आवश्यकता अनुसार जो हमारे तत्सम तद्भव रूप जो है अरबी, फारसी, तुर्की आदि के जितने भी शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए? पारिभाषिक शब्दावली का जब निर्माण किया जाए इन सारी भाषाओं के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसके समर्थक कौन रहे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित सुंदरलाल आदि। ये दो जने ऐसे हैं जो किसको मानते हैं? प्रयोगवादी को मानते हैं। इनका ये मानना है कि जो हमारे अरबी, फारसी, तुर्की इनके जो शब्द हैं इनसे जो नए शब्द बन सकते हैं जिनका हम यूज किसमें कर सकते हैं? पारिभाषिक शब्दावली के नए शब्दों के निर्माण में कर सकते हैं। तो हमें इन भाषाओं के शब्दों को लेना चाहिए। आगे क्या है हमारा 4th पॉइंट में, वो है हमारा मध्य मार्गी या समन्वयवादी सिद्धांत। इनका ये मानना है, जो अभी हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े हैं, इन तीनों पॉइंट की जो अच्छाइयां हैं, इन तीनों ही आप कह सकते हो हमारे सिद्धांत की जो अच्छाइयां हैं वो कौन मानते हैं? मध्य मार्गी या समन्वयवादी सिद्धांत मानते हैं। यानी तीनों ही मतों की जो अच्छाइयां हैं उनको इकट्ठा कर पारिभाषिक शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? मध्य मार्गी या समन्वयवादी सिद्धांत हमारा कहलाता है। इस तरीके से इसके जो हमारे पारिभाषिक सिद्धांत के टोटल 4 सिद्धांत हैं, उन चारों सिद्धांत को हमने समझा। साथ ही साथ जो हमारे पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, कौन से शब्द होते हैं हमारे पारिभाषिक शब्द, वो हमने समझा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के अंदर आपको मुश्किल ना आए, आपको ये याद करने में कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी इन नोट्स को आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो इसको आप जरूर परचेज कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा प्रशासनिक अनुवाद। अब प्रशासनिक अनुवाद के अंदर हमारा सिंपल वही आएगा जो हमारे प्रशासन से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें होती हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका अनुवाद जो किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि जो भी हमारे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, सरकारी जितने भी दस्तावेज होते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही छापा जाता है। साथ ही साथ जो हमारी 22 ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त संविधान के द्वारा, उनके अंदर भी यानी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी उन फॉर्म वगैरह को छापा जाता है। जो भी हमारे सरकारी दस्तावेज होते हैं या एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो इन भाषाओं के अंदर छापा जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है, जिसके तहत हमारे जितने भी सरकारी दस्तावेज वगैरह होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इसका अनुवाद कौन करेगा? अनुवादक करेगा। और अनुवादक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? जो हमारे प्रशासन से रिलेटेड, चाहे लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, उनके विषयों की जानकारी होनी चाहिए, जब ही जाकर वो क्या कर पाएगा? एक अच्छा अनुवाद कर पाएगा। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी होगी। साथ ही साथ जो हमारी चुनाव की रैलियां वगैरह निकलती हैं और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भाषण वगैरह दिया जाता है, साथ ही साथ उसको जब ट्रांसलेट करना होता है, यानी तत्काल ही
ही उसको अनुवादित करना होता है, उस समय भी एक अनुवादक की जरूरत पड़ती है, जस्ट जो उसी समय में बोला गया है वो जो वहाँ के जो लोग हैं उनको बोलकर बताए कि इस नेता या इसने क्या कहा है। तो इस तरीके से हमारे प्रशासनिक अनुवाद के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, जो हमारी प्रशासन यानी जो सरकार रिलेटेड जो जितने भी दस्तावेज वगैरह रैलियां वगैरह होती हैं वो सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती हैं, प्रशासनिक अनुवाद के अंदर आती है, और उनका अनुवाद भी इसी के तहत किया जाता है। तो इस तरीके से ही ये सारी चीजें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा विधि संबंधी अनुवाद। विधि संबंधी है, जो हम विधि का मतलब होता है हमारा कानून वगैरह हो गया, उनकी जो सामग्री होती है, अदालत, किताबें, कानूनी किताबें, मुकदमे, इन सारी चीजों का क्या करना, अनुवाद करना, उनको एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, उसको ट्रांसलेट करना हमारा क्या कहलाता है, विधि संबंधी अनुवाद। कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, विभिन्न आवेदन पत्र हो गया, कानूनी संहिता हो गई, नियम हो गए, अधिनियम हो गए, संशोधित हो गए, ये सारी चीजें हमारे क्या है, इस कानूनी अनुवाद के प्रमुख हिस्से के अंदर आते हैं, और इन्हीं सारी चीजों का अनुवादक क्या करता है, अनुवाद करता है, यानी उसको ट्रांसलेट करता है। विधि संबंधी जो हमारे अनुवाद होते हैं, इनका जब अनुवाद किया जाता है उस समय में इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ज्यादा विशेष होते हैं और उनका महत्व भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो एक अनुवादक को ये ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी वो यानी कानून से संबंधित जो सामग्री का जब वो अनुवाद कर रहा है तो उसको कानून की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जब ही जाकर वो क्या कर पाएगा, एक कानून यानी एक विधि संबंधी जो अनुवाद है वो उसको कर पाएगा, वरना उसको कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। यहाँ पर पॉइंट है हमारा विधि, साहित्य और अनुवाद। इसके अंदर बताया गया प्रोफेसर हरि मोहन ने कहा है कि कानून की भाषा पारदर्शी होनी चाहिए, जो भी हमारे कानून से रिलेटेड जो भी मुकदमे वगैरह अधिनियम होंगे वो बहुत ज्यादा क्या होने चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए उसकी भाषा, यानी बिल्कुल सरल होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी बात को घुमा फिरा कर ना बताया गया हो। उसकी पहली शर्त यही होती है कि भाषा बिल्कुल पारदर्शी हो, भाषा उस भाषा से एकदम भिन्न है जो कथा साहित्य अथवा अन्य साहित्य की होती है। जो हमारी कानून की जो भाषा होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है, जो हमारी और जो हिंदी की कहानी साहित्य वगैरह जो भी अन्य जो भी हमारे साहित्य होते हैं उनकी भाषाओं से बिल्कुल हमारी कौन सी भाषा होती है, कानून की हमारी यानी विधि संबंधी जो भी हमारा अनुवाद किया जाता है उसकी भाषा होती है। उसी तरीके से आगे पॉइंट में आपको बता रखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ था, अपने संविधान में शासन, प्रशासन और विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के लिए भाषा योजना की संकल्पना रखी गई थी। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा 1947 से पहले जो भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय में क्या था, भारत के अंदर जितनी भी कानून वगैरह सारी चीजें बनाई गई थी उसके अंदर जो शब्द थे वो किसके थे, वो अंग्रेजी शब्द थे। तो प्रशासन को चलाने की ये सारी चीजें जो है हमने कहाँ से सीखी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हम पर राज करा था उन्हीं से हमने ये सारी चीजें सीखी है। तो उनको हमने क्या कर लिया, जब हम स्वतंत्र हो गए, जब हम आजाद हो गए 1947 में, तो उस समय हमने क्या कर लिया, उन सारी चीजों को हिंदी में अनुवाद कर लिया, यानी उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया और उन सारी चीजों को हमने अपने अकॉर्डिंग अपना लिया। अब बात करें अगर इसकी समस्याओं की तो वो कौन सी है, हमारी समस्या के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा वो ये है कि अच्छे अनुवादकों का अभाव, यानी जो हमारे अनुवादक होते हैं, जो ट्रांसलेट करने वाले होते हैं व्यक्ति, उनका अभाव है किसके अंदर, विधि साहित्य के अंदर। जो कानून से रिलेटेड जो हमारे अधिनियम वगैरह किताबें हैं उनको जो अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है, जो शब्द वगैरह आते हैं वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जो इस तरीके के जो अनुवादक हैं जो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं उनका अभाव है, यानी उनकी कमी है। इसी वजह से जो हमारे विधि साहित्य है उसके अंदर ज्यादातर देखा जाता है कि अंग्रेजी शब्दों का बोलबाला होता है, उसको अनुवाद करने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और अनुवाद को लेकर नकारात्मक रवैया देखा जाता है अनुवादकों का, क्योंकि इनको ये लगता है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है अंग्रेजी शब्दों का यूज किया गया है, उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, किस तरीके से बदला जाए। इस वजह से ही क्या होता है कि उनकी रुचि तो होती नहीं है अनुवाद करने की। जो हमारे और अनुवादक होते हैं उनकी विधि संहिता को अनुवाद करने में अगर रुचि नहीं होगी तो विधि संहिता के प्रति जो अनुवादक का जो दृष्टिकोण होगा वो किस तरीके का होगा, वो नकारात्मक बन जाएगा, यानी उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तो उसके बारे में वो नकारात्मक तरीके से सोचने लगेंगे। और इसी वजह से हम कह सकते हैं विधि साहित्य को अनुवाद करने के लिए जो अनुवादक हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। आखिर हमारी विधि संहिता होती क्या है और उसको अनुवाद करने के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, वो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समस्या के बता दिए। जो हमारे मेन पॉइंट है वही मैंने आपको बताए हैं। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस को समझाया है सारे ही क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन नोट्स को डीपली पढ़ना चाहते हो तो इन नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लेकर पढ़ सकते हो। अगर आप इस नोट्स को पढ़ लोगे तो जो भी अगर आपका कोई भी छोटा सा अगर डाउट रह गया है तो अगर आप एक बार खुद रीड आउट कर लोगे तो वो सारा डाउट जो है आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मार्केट
मार्केट से कोई भी 10 ईयर वगैरह खरीदते हो तो उसके अंदर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आंसर वाइज, वो भी बिल्कुल फॉर्मेट में, किस तरीके से आंसर को आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना, इस तरीके से किसी भी और अदर बुक में नहीं बताया गया होगा। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ते हो तो इसके अंदर पूरा फॉर्मेट बता रखा है आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, कैसे शब्दों को आपको यूज करना है, कहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना है, कहाँ पर आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। ये सारी चीजें आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। कहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो किसी भी आंसर को, ये सारी चीजें आपको इस नोट्स के थ्रू समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।